हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। राइट। तो यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी काफी सारा कवर कर चुके हैं अपना आरबीआई का पार्ट बी इकोनॉमिक्स का। तो ये हमारा एक और चैप्टर है जिसमें कि हम यहाँ पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बिम्स्टेक हो गया, इसके अलावा एशियान हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया। तो काफी सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। काफी लंबा चैप्टर है, तो या तो हम इसे 2 पार्ट्स में कर लेंगे, अदरवाइज ये आपका 2 से ढाई घंटे का वीडियो बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते क्या है। तो जब 2 कंट्रीज यहाँ पर या फिर 2 कंट्रीज से ज्यादा कंट्रीज अग्री कर रहे हैं कि जो हमारे ट्रेड बैरियर्स हमने लगा रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटीज हो गया, एक्सपोर्ट टैक्सेस हो गया, या फिर हमारे जो कोटाज हैं उनको हम कम कर देंगे। ठीक है। और कम क्यों कर रहे हैं? ताकि जो गुड्स और सर्विसेज है ना और इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनका मूवमेंट एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फ्रीली हो पाए। तो इसी को ये जो एग्रीमेंट है यही हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है। अभी क्यों जरूरी है? क्योंकि हमने देखा है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड है, एंड यहाँ पर हमारे लिए जरूरी होता है। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट आपने पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक्स के टर्म्स में, अगर मैं बात करूँ तो आपको भी पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने ये बात समझी है कि अगर हम यहाँ पर एक्सपोर्ट्स नहीं करेंगे तो क्राइसिस आ जाएगा। तो यहाँ पर सेम ही हर एक सिचुएशन के लिए होता है। तो कोई भी कंट्री अकेले तो ग्रो कर नहीं सकती, इनको पार्टनर्स चाहिए गुड्स का, सर्विसेज का, और यहाँ पर आपका कैपिटल मूवमेंट के लिए। तो हमारी जो कंट्रीज हैं ये क्या कर रही हैं, आपस में ही ग्रुप्स बना ले रही हैं, और इनको हम रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स बोलते हैं, ताकि ये इजीली आपस में ट्रेड कर सके। ठीक है। और यहाँ पर कॉम्पीट कर पाएंगे ग्लोबली। तो एग्जाम्पल आपके पास में यूरोपियन यूनियन है, नाफ्टा है जो अभी कहलाता है आपका यूएसएमसीए। तो बेसिकली हमारे पास में हम क्या देखेंगे, अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। तो पहले अब हम थियरी वाला पार्ट पढ़ते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर असेंशियल सेगमेंट है ग्लोबल इकोनॉमी का। रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एक फ्यूल है जो कि जो पुश हमें मिल रहा है ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ, वो उसको फायर कर रहा है। एंड यहाँ पर जो नेशंस हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, उनको पता है कि भाई मुझे तो किसी ना किसी रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का हिस्सा बनना ही पड़ेगा, तभी मैं यहाँ पर compete कर पाऊंगा बाकी रीजनली अलाइंड नेशंस के साथ में। तो कंट्रीज यहाँ पर सेम सम फॉर्म में ग्लोबल ट्रेड करते हैं। और ऑल्दो हमें पता है कि यूएस जो है ये वर्ल्ड में एक नया ग्लोबल इकोनॉमी आपका लीड कर रहा है, स्टिल यहाँ पर कंट्रीज को वैल्यू फाइंड करनी होती है ग्रुपिंग कर कर, और एक रीजनल फ्री ट्रेड ब्लॉक या अलायंस बना लेती हैं। तो वेल ट्रेड ब्लॉक्स हमारे पास में यूरोपियन यूनियन, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ठीक है। अब ये जो 2 ब्लॉक्स है ये काफी ह्यूज स्पेयर्स बना रहे हैं इन्फ्लुएंस का फॉर देयर मेंबर कंट्रीज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन की। अब यूरोपियन यूनियन में हाल फिलहाल में जो एग्जिट हुआ था वो हुआ था ब्रिटिश का, जिसे हम ब्रेक्जिट भी कहते हैं। बट एग्जैक्टली यूरोपियन यूनियन है क्या? तो ये यहाँ पर ग्रुप है 27 मेंबर कंट्रीज का, जो कि आपका टुगेदर एक्ट कर रहे हैं इन डिफरेंट एरियाज लाइक ट्रेड, मॉनेटरी पॉलिसी, लॉस, फ्री मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, पीपल एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर हमारे पास में जो भी बॉर्डर कंट्रोल्स हैं इसके मेंबर्स के अमंग वो ये खत्म कर रहा है, और ओपन बॉर्डर अलाउ करता है फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड पीपल। तो कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर अगर एक ईयू में हो रहा है तो वो दूसरे ईयू में बिना टैरिफ या ड्यूटीज के बेचा जा सकता है। तो ईयू यहाँ पर एक यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी की तरह स्टार्ट हुआ था, जो कि फाउंड किया गया था 1950 में। और इसके तब 6 मेंबर्स थे, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग एंड नीदरलैंड। तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा तो इन कंट्रीज के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में देखा होगा। अब यहाँ पर ये बन गया इकोनॉमिक यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957 में, और यहाँ पर इन्होंने एक ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ रोम, एंड सब्सिक्वेंटली यहाँ पर यूरोपियन कम्युनिटी बन गया। फिर इसको और एक्सपेंड करा गया 1973 में, जब डेनमार्क, आयरलैंड और यूके जो है इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। अब यूके ने यहाँ पर जो है इसको छोड़ दिया था 31 जनवरी 2020 में। तो यहाँ पर ब्रेक्जिट कर करना ये बहुत ही फेमस हुआ था। ठीक है। अब इसके बाद में डायरेक्टली इलेक्टेड यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वो भी सामने आई 1979 में। तो आप एपीजे अब्दुल कलाम जी का ना एक वीडियो देखते होंगे जिसमें वो एड्रेस कर रहे थे, तो वो आपका यही था, यूरोपियन पार्लियामेंट ही था। देन यहाँ पर मास्ट्रिक्ट ट्रीटी कर कर आपकी एक ट्रीटी आई थी नवंबर 1 1993 में, जिसमें ईसी जो था वो यूरोपियन यूनियन बन गया, और इन्होंने सिंगल करेंसी यूरो जो है
उसको भी प्लान किया था। ठीक है, तो यहाँ पर 2002 में फिर यूरो को लॉन्च कर दिया गया और 2020 में ब्रेक्जिट हो गया। तो ट्रीटी जो है इन्होंने यहाँ पर एक यूरो को क्रिएट किया जो कि एक सिंगल करेंसी बन गई थी यूरोपियन यूनियन की। ये आपकी 2002 में हुई थी। ठीक है, अच्छा अब मेंबर कंट्रीज की बात कर लेते हैं। तो एज ऑफ नाउ 27 है, जिसमें कि आपके पास में ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, क्रोएशिया, सिप्रस, जैक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटाली, लाटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड्स, पोलैंड, पोर्चुगल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन एंड स्वीडन है। ठीक है, अब यहाँ पर यूरो यूजर्स जो है, यूरो जो करेंसी है उसके कितने यूजर्स हैं, तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। इसके यूजर्स में आपके पास में 19 कंट्रीज रहेंगी, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन एक्सेट्रा आती हैं। नॉन यूरो मेंबर्स में आपके पास में कौन कौन सी आती हैं, तो यहाँ पर आपके पास में आती हैं बल्गेरिया, क्रोएशिया, जैक रिपब्लिक, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन और यूके, जो कि यूरो को यूज नहीं कर रहे। यूके क्या यूज कर रहा है, पाउंड्स। ठीक है, अब आते हैं गवर्नेंस के ऊपर। तो किस तरीके से ईयू जो है वो गवर्न की जा रही है, तो यहाँ पर भी ना अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं इनके, जैसे यूरोपियन काउंसिल हो गया, पार्लियामेंट हो गया, काउंसिल ऑफ द ईयू हो गया, यूरोपियन कमीशन हो गया, कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया एंड यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी होता है। ठीक है, तो यूरोपियन काउंसिल की बात करें तो ये क्या है, ये यहाँ पर आपके लिए एक मेन डायरेक्शन सेट करती है और प्रायोरिटीज बताती है ईयू की कि क्या क्या प्रायोरिटीज है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक प्राइम मिनिस्टर्स के क्लब की तरह है कि जितनी भी हेड ऑफ गवर्नमेंट्स हैं वो यहाँ पर मीट करेंगी। तो एक कलेक्टिव बॉडी है जो कि यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की ओवरऑल पॉलिटिकल डायरेक्शन और प्रायोरिटीज बताता है। तो यहाँ पर हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट अलग अलग ईयू मेंबर्स के आते हैं अलोंग विद द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल, और जो प्रेसिडेंट रहेंगे यूरोपियन कमीशन के। हाई रिप्रेजेंटेटिव जो है यूनियन के फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, ये भी इसकी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं। इसकी यहाँ पर एक इनफॉर्मल समिट हुई थी 1975 में। यूरोपियन काउंसिल जो है उसको फॉर्मलाइज कर दिया गया एज एन इंस्टीट्यूशन 2009 में, जब यहाँ पर आपके पास में ट्रीटी ऑफ लिस्बन जो है वो इन फोर्स आई थी। ठीक है, तो एक इनफॉर्मल समिट जो थी, अब उसके बाद में उसको फॉर्मलाइज करा गया है 2009 में। याद हो जाएगा इतना। अब आ जाए यूरोपियन पार्लियामेंट पर। तो इसको हमारे जो यूरोपियन यूनियन के सिटीजन्स हैं वो इलेक्ट करते हैं, जो कि यूरोपियन काउंसिल के साथ में लॉज बनाती है। तो ये एक ओनली पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन है यूरोपियन यूनियन की, जिसको डायरेक्टली इलेक्ट करा जा रहा है वहां के सिटीजन्स के थ्रू, जिनकी एज 18 साल या उससे ज्यादा है। अब यहाँ पर जो काउंसिल होती है यूरोपियन यूनियन की, उसके साथ ही काम करते हैं और लेजिस्लेटिव फंक्शन जो है यूरोपियन यूनियन के वो परफॉर्म किए जाते हैं। फिर आता है आपका काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो ये यहाँ पर एक मिनिस्टर्स जो है हर एक कंट्री से वो लॉज पास कर रहे हैं और पॉलिसीज कोऑर्डिनेट करते हैं। तो एक कैबिनेट मीटिंग जो है मेंबर गवर्नमेंट्स की, उसकी तरह ये काम करेगा। तो यहाँ पर बाई कैमरल यू लेजिस्लेचर जो है वो एसेंशियली उसका पार्ट बनता है एंड रिप्रेजेंट करेगा सभी एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट्स को, मिनिस्टर्स को, ईयू के मेंबर स्टेट्स के। तो यहाँ पर गवर्नमेंट मिनिस्टर्स आते हैं हर एक यूनियन कंट्री से, जो कि यहाँ पर मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, अमेंड या अडॉप्ट करते हैं लॉज और कोऑर्डिनेट करते हैं पॉलिसीज के ऊपर। तो मिनिस्टर्स को अथॉरिटी दी गई है कि वो अपनी गवर्नमेंट जो है, ठीक है, उनके एक्शंस को अग्री करे ऑन द मीटिंग। तो बेसिकली उनकी तरफ से उनको रिप्रेजेंट करे अपनी गवर्नमेंट्स को। फिर आता है आपका यूरोपियन कमीशन, जो कि एग्जीक्यूट या एनफोर्स कराएगा इन यूरोपियन यूनियन लॉज को और नई लॉज को प्रपोज भी कर सकता है। तो यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव या सेक्रेटेरिएट की तरह काम करेगा। तो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है यूरोपियन यूनियन की, जो कि यहाँ पर प्रपोज करती है लेजिस्लेशंस, इम्प्लीमेंट करेगी जो भी डिसीजंस लिए गए हैं, अपहोल्ड करेगी यूरोपियन यूनियन की ट्रीटीज को, डे टू डे बिजनेस को मैनेज करती है। तो कमीशन यहाँ पर एक कैबिनेट गवर्नमेंट की तरह काम कर रही है, जिसमें मेंबर्स आपके कमीशन से आते हैं और हर एक मेंबर यहाँ पर आपके पास होगा हर एक स्टेट से। ठीक है, तो 1 मेंबर पर स्टेट का यहाँ पर फॉर्मूला चलेगा। ये मेंबर्स जो हैं अलग अलग मेंबर कंट्रीज से और यूरोपियन पार्लियामेंट से, ठीक है, इनको यहाँ पर प्रपोज किया जाता है कि भाई क्या क्या फाइनल अप्रूवल करना है और किस तरह से आगे बढ़ना है। वन ऑफ द मेंबर्स यहाँ पर आपके कमीशन के कौन है, कमीशन प्रेसिडेंट हैं, जिनको यूरोपियन काउंसिल प्रपोज करती है और इलेक्ट इनको यूरोपियन पार्लियामेंट करेगा। ठीक है, फिर आता है कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो ये इंटरप्रेट करता है ईयू के लॉज को, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं वैसे ही, और इनको सेम वे में लगाएगा जैसे ऑल यूरोपियन यूनियन कंट्रीज
जो भी लीगल डिस्प्यूट्स है उन्हें सेटल करता है नेशनल गवर्नमेंट्स के बीच में और यूरोपियन यूनियन इंस्टीट्यूशंस के बीच में। तो यहाँ पर इंडिविजुअल्स, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन इसे अप्रोच कर सकती हैं और ईयू इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट एक्शन ले सकती हैं अगर उन्हें लगता है कि उनकी राइट्स यहाँ पर इन्फ्रिंज हुई है बाय यूरोपियन यूनियन सिस्टम। अब हर एक जज और एडवोकेट जनरल जो है उसको भी नेशनल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती हैं और लोकेटेड है ये लग्जमबर्ग में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका यूरोपियन सेंट्रल बैंक को। तो ये सेंट्रल बैंक आपका यूरो का है, उसी को मैनेज करता है, इंटरेस्ट रेट सेट करता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। तो ये किसी भी कंट्री का जैसे अपना सेंट्रल बैंक होता है वैसे ही काम करेगा। तो सेंट्रल बैंक है यूरो को और एडमिनिस्टर करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी विद इन द यूरो जोन। फिर यहाँ पर गवर्निंग काउंसिल जो है ये मेन डिसीजन बॉडी होती है ईसीबी की, जिसमें की एग्जीक्यूटिव बोर्ड आएंगे, गवर्नर्स आएंगे नेशनल सेंट्रल बैंक्स के फ्रॉम यूरोजोन कंट्रीज। अलग अलग यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज है उनके गवर्नर्स आते हैं। ठीक है, उनके जो सेंट्रल बैंक है उनके गवर्नर्स आते हैं। अब वो गवर्नर्स मिलकर यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड बना रहे हैं एंड इसमें एक डिसीजन मेकिंग बॉडी बन जाती है गवर्निंग काउंसिल। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में क्या होगा, ये डे टू डे जो रनिंग हो रही है आपके यूरोपियन सेंट्रल बैंक की उसे देखता है। तो इसमें यूरोपियन सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और 4 अदर मेंबर्स आते हैं जिनको नेशनल गवर्नमेंट्स यूरोजोन कंट्रीज की अपॉइंट करती हैं। अब ये इंटरेस्ट रेट्स को सेट करते हैं जिसमें कि कमर्शियल बैंक को लैंडिंग की जा रही है यूरोजोन में और जो मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन है उसे कंट्रोल करेंगे। ऑथराइज करेंगे प्रोडक्शन यूरो बैंक नोट्स का बाय यूरोजोन कंट्रीज। लोकेटेड कहाँ पर है, ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है आपका क्या क्या गोल्स एंड वैल्यूज हैं यूरोपियन यूनियन के। तो सबसे पहले तो पीस प्रमोट करना है। ठीक है, सिटीजन्स की वेलबींग के ऊपर ध्यान देना है, उसकी वैल्यूज पर ध्यान देना है। फ्रीडम यहाँ पर, सिक्योरिटी, जस्टिस बिना किसी इंटरनल बॉर्डर्स के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ और प्राइस स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए एक हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट यहाँ पर होना चाहिए जिसमें कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो, सोशल प्रोग्रेस हो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो। इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने की बात की जाती है, तो सोशल एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन को कॉम्बैट करना है। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस चाहिए। एनहांस करेंगे इकोनॉमिक, सोशल एंड टेरिटोरियल कोहेशन। सॉलिडारिटी होगी अमंग यू कंट्रीज। रिस्पेक्ट करेंगे रिच कल्चरल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। एस्टैब्लिश करेंगे इकोनॉमिक और मॉनेटरी यूनियन जहां पर करेंसी यूरो होगी। ठीक है, तो एक स्टेबल इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन हमारे यूरो का बनाएंगे। अब ये बात करते हैं कि क्या क्या वैल्यूज हैं यूरोपियन यूनियन की। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें देखना है कि ह्यूमन डिग्निटी, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स, ये सब यूरोपियन यूनियन की वैल्यूज हैं। थोड़ा डिटेल में समझते हैं अब इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करते हैं आपका कि यूरोपियन यूनियन जो है वो आपकी क्या कर रही है, कॉमन बन चुकी है यूरोपियन यूनियन की वैल्यूज यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के लिए, जहां पर इंक्लूजन, टॉलरेंस, जस्टिस, सॉलिडारिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इंटीग्रल पार्ट है ये यूरोपियन वे ऑफ लाइफ का, जहाँ पर ह्यूमन डिग्निटी जो है वो एक इनवायलेबल चीज हो गई है एंड ये रिस्पेक्ट की जाएगी, प्रोटेक्ट की जाएगी और यहाँ पर रियल बेसिस बनाएगी फंडामेंटल राइट्स का। फ्रीडम की बात करें तो जो लोग हैं वो मूव करेंगे, वर्क करेंगे, लिव यहाँ पर फ्रीली इन एनी यूरोपियन कंट्री। ऐसा कुछ नहीं है कि एक यूरोपियन कंट्री से दूसरे में जाने के लिए आपको वीजा भी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर रिसाइड कर सकते हैं विद इन द यूनियन। उनके पास में रिस्पेक्ट है प्राइवेट लाइफ की, फ्रीडम ऑफ थॉट की, रिलीजन की, असेंबली की, एक्सप्रेशन की, इंफॉर्मेशन की, जिनको प्रोटेक्ट करता है यूरोपियन यूनियन चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फिर आता है डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर जो फंक्शनिंग है यूरोपियन यूनियन की वो हमने कैसे देखी, जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसके ऊपर ये बेस्ड है। तो आप अगर एक यूरोपियन सिटीजन हो तो आपको पॉलिटिकल राइट्स भी मिलेंगी। हर एक अडल्ट यूरोपियन सिटीजन जो है उनको राइट दिया गया है कि वो एक कैंडिडेट की तरह स्टैंड करें और इलेक्शंस में वोट करें अपने यूरोपियन पार्लियामेंट के। साथ में यूरोपियन सिटीजन जो हैं वो एज कैंडिडेट भी खड़े हो सकते हैं इलेक्शंस में और यहाँ पर वोट कर सकते हैं इन द कंट्री ऑफ रेजिडेंस या फिर इन द कंट्री ऑफ ओराइजन। ठीक है, इसके बाद में इक्वालिटी की बात की गई है, तो इक्वल राइट्स दी गई हैं सभी सिटीजन्स को बिफोर द लॉ। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी वुमेन एंड मैन की आपके यहाँ पर सेम है, अंडरपाइन कर रही है जितनी भी आपकी यूरोपियन पॉलिसीज हैं, बेसिस बन गई है यूरोपियन इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये भी ट्रीटी ऑफ रोम 1957 का एक पार्ट देखी गई। फिर आती है बात रूल ऑफ लॉ की, तो हर एक पर्सन जो है वो कॉमन लॉज फॉलो करेगा जिनको डेमोक्रेटिक वे में अग्री किया गया है। तो यहाँ पर
आप एवरीथिंग जो यूरोपियन यूनियन डन कर रहा है वो ट्रीटीज के ऊपर बेस्ड है, वॉलंटरली और डेमोक्रेटिकली अग्री किया गया है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के थ्रू। लॉ और जस्टिस यहाँ पर अपहेल्ड किए जाते हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जो है वो फाइनल ज्यूरिसडिक्शन देती हैं टू यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि जजमेंट यहाँ पर जो पास कर रहे हैं वो सभी यूरोपियन कंट्रीज को रिस्पेक्ट करनी है। ह्यूमन राइट्स में नो डिस्क्रिमिनेशन, डेटा आपका पूरा प्रॉपर प्रोटेक्ट होगा, बिलीफ और जस्टिस भी यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है यूरोपियन यूनियन चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पर राइट टू बी फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रेशियल या फिर एथनिक ओरिजिन, रिलीजन, बिलीफ, डिसेबिलिटी, एज या सेक्सुअल ओरिएंटेशन। इसके अलावा जो राइट टू द प्रोटेक्शन है योर पर्सनल डेटा एंड टू गेट एक्सेस टू जस्टिस। तो ये जो गोल्स और वैल्यूज हैं यही यहाँ पर ईयू का बेसिस बना रही हैं, और यहाँ पर ये सभी चीजें लिस्बन ट्रीटी में बात की गई है इनकी। यूरोपियन चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी इसको डिस्कस किया गया है। और साथ में 2012 में यूरोपियन यूनियन को नोबेल पीस प्राइज मिला था, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने यूरोपियन यूनियन में पूरे यूरोप में पीस, रिकंसिलिएशन, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स जो है इनकी बात की थी और यहाँ पर इन्हें मेंटेन कर रखा था। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन जो है वो एक ग्रुप है यूरोपियन कंट्रीज का, जो कि फ्रीली ट्रेड करते हैं, कॉमन करेंसी शेयर करते हैं, कलेक्टिव लॉज बनाते हैं और डेमोक्रेसी और इक्वालिटी के लिए खड़े होते हैं, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर आपका आता है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब ये आपका इम्प्लीमेंट क्यों किया गया था, ताकि यहाँ पर यूएस, कनाडा और मैक्सिको, ठीक है, इनके बीच में ट्रेड जो है उसे प्रमोट करें। तो जो एलिमेंट आपके पास में एग्रीमेंट था, इन्होंने जितने भी टैरिफ थे हमारे ट्रेड के ऊपर इन तीनों कंट्रीज में उसको कंप्लीटली एलिमिनेट करने की बात की। और ये जो आपकी पूरी की पूरी एग्रीमेंट है ये इफेक्ट में आई थी 1944 में, ठीक है। तो नाफ्ता जो है अब यहाँ पर वो आपकी यूएसएमसीए बन चुकी है ऐसे तो यहाँ पर न्यूमरस टैरिफ्स लगाए गए थे, पर्टिकुलरली जो एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स इससे रिलेटेड, उन सबको फेज मैनर में खत्म कर दिया गया 2008 तक। फिर इसको रिप्लेस किया गया यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट के नाम से जुलाई 1 2020 में। अब इसको सप्लीमेंट किया गया दो अदर रेगुलेशन, जिसमें नॉर्थ अमेरिकन एग्रीमेंट ऑन एनवायरमेंटल कॉर्पोरेशन एंड नॉर्थ अमेरिकन एग्रीमेंट ऑन लेबर कॉर्पोरेशन, ठीक है, इसके थ्रू सप्लीमेंट किया गया। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो एग्रीमेंट्स थे ये यहाँ पर बिजनेसेस को बचा रहे थे रिलोकेशन से टू अदर कंट्रीज, ताकि यहाँ पर जो भी लोअर वेजेस हैं, ज्यादा लीनियंट वर्कर हेल्थ देखी जा रही है और सेफ्टी रेगुलेशंस हैं, ठीक है, या फिर एनवायरमेंटल रेगुलेशंस लूजर हैं, वहां की तरफ लोग जा रहे थे, तो उससे हमें अपने बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करना था, इसीलिए कि वो लोग जाए नहीं, हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को लेकर आए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अब धीरे धीरे यूएस की जो लोग हैं, यूएस की जो कंपनीज है वो मैक्सिको में जाने लग गई, क्योंकि वहां पर चीपर लेबर मिल रही थी, और इसीलिए यहाँ पर स्ट्रिक्ट लेबर और एनवायरमेंट रूल्स जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिए गए। नेक्स्ट आता है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। अब यहाँ पर इंडिया ने इसको ज्यादा रिस्पेक्ट करा नहीं, क्यों नहीं करा, क्योंकि इसमें पाकिस्तान एक मेंबर था, ठीक है। तो सार्क क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जो कि स्टैब्लिश किया गया था विद द साइनिंग ऑफ सार्क चार्टर इन ढाका ऑन 8 दिसंबर 1985। इसमें आपके 8 मेंबर स्टेट्स थे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। 7 फाउंडिंग मेंबर्स थे, अफगानिस्तान ने बाद में ज्वाइन किया था। जब तक अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया उसके बाद में यहाँ पर हमने सार्क को ही इम्प्लीमेंट करने से मना कर दिया, यूज मतलब इसको धीरे धीरे खत्म कर दिया और बिम्स्टेक पर आ गए हम। तो सेक्रेटेरिएट ऑफ द एसोसिएशन जो है वो काठमांडू नेपाल में 17 जनवरी 1987 में सेटअप किया गया। यहाँ पर करेंटली 9 ऑब्जर्वर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब साउथ कोरिया, मॉरिशियस, म्यांमार एंड यूएसए। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो यहाँ पर वेलफेयर जो है सार्क नेशंस का उसको या फिर साउथ एशियन लोगों का उसको प्रमोट करना है और इम्प्रूव करनी है क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक्सलरेट करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट, स्ट्रेंथन और प्रमोट करेंगे कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अपनी कंट्रीज के बीच में, कंट्रीब्यूट करेंगे म्यूचुअल ट्रस्ट की तरफ, अंडरस्टैंड और अप्रिशिएट करेंगे एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को, एक्टिवली कोलैबोरेट करेंगे, म्यूचुअल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल, साइंटिफिक फील्ड्स में। कॉपरेशन यहाँ पर दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज के साथ में किया जाएगा,
कॉपरेशन को स्ट्रेंथन करेंगे अमंग देमसेल्व्स, ताकि इंटरनेशनल फोरम्स में यहाँ पर कॉमन इंटरेस्ट के मैटर्स को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए। कोऑपरेट करेंगे इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में जिनके सिमिलर एम्स और इंटरेस्ट या पर्पसेस हैं। अब यहाँ पर एरिया ऑफ कॉपरेशन क्या था? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड टूरिज्म, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, नेचुरल डिजास्टर्स, बायोटेक, इकोनॉमिक ट्रेड एंड फाइनेंस, सोशल अफेयर्स, इंफॉर्मेशन एंड पॉवर्टी एलिवेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक, एजुकेशन, सिक्योरिटी, कल्चर एंड अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास में हमने देखा कि कुछ स्पेशलाइज्ड बॉडीज भी थी, जैसे कि सार्क मेंबर स्टेट्स ने क्रिएट किया स्पेशलाइज्ड बॉडी सार्क का इन द मेंबर स्टेट, जहाँ पर स्पेशल मैंडेट्स और स्ट्रक्चर हमें मिल रहा था। तो ये जो बॉडीज थी इनको रिस्पेक्टिव गवर्निंग बोर्ड्स अपने मैनेज करते थे और यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव सभी मेंबर स्टेट से आते थे। तो ये आपके पास में रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर HE सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क के थ्रू देखने के लिए मिलता था, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स जो है होस्ट गवर्नमेंट के। तो जो हेड थे इन बॉडीज के, ये यहाँ पर मेंबर सेक्रेटरी की तरह काम कर रहे थे थ्रू द गवर्निंग बोर्ड, जो कि रिपोर्ट कर रहा था प्रोग्रामिंग कमिटी ऑफ द सार्क को। ठीक है, अब आता है सार्क डेवलपमेंट फंड। तो जैसे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के अपने अपने डेवलपमेंट फंड्स होते हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करते हैं, वैसे ही ये भी था। तो 13 सार्क समिट हुई ढाका में 12 से 13 नवंबर 2005 में, जिसमें इन्होंने डिसाइड किया कि हम सार्क डेवलपमेंट फंड बनाएंगे, जिसमें कि फंडिंग मैकेनिज्म में 3 विंडोज रहेंगी, सोशल, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसका एसडीएफ का जो सेक्रेटेरिएट था वो फॉर्मली हमने कमीशन करा थिम्पू में, जो कि आपका थिम्पू कहाँ पर है? भूटान में। ठीक है, तो 16 सार्क समिट जो है उसके दौरान यहाँ पर कुछ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स थे फंडिंग के, जैसे प्रोजेक्ट बेस्ड कोलैबोरेशन होगा। अब क्योंकि एसडीएफ जो है उसको फंडिंग यहाँ पर मिल रही थी और प्रोजेक्ट ये एसडीएफ बोर्ड यहाँ पर अप्रूव कर रहा था अंडर इट्स सोशल विंडो। तो इसको गवर्न किया गया था बाय अ बोर्ड, जिसमें कि रिप्रेजेंटेटिव्स आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आ रहे थे, जो भी हमारे अलग अलग मेंबर स्टेट्स हैं। अब गवर्निंग काउंसिल जो है एसडीएफ की, यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ एमएसएफ, ये यहाँ पर फंक्शनिंग देखते थे बोर्ड की। एमएस ने यहाँ पर एम्फेसाइज किया कि किस तरीके से यहाँ पर जो 2 रिमेनिंग विंडोज हैं एसडीएफ की, उनको ओपन अप करेंगे, दैट इज इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी बस पहले सोशल था, अब इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर भी आया। फिर यहाँ पर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की बात की गई, तो एग्रीमेंट हुआ कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स अंडर द एमएस ऑफ सार्क। अब ये कब हुआ? 14 सार्क समिट, जो कि 4 अप्रैल 2007 में हुई। अब यहाँ पर आर्टिकल 7 जो था एग्रीमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका एशियन यूनिवर्सिटी, इन्होंने बोला कि जो एमएस है इनके लिए ये नेसेसरी है कि रिकॉग्नाइज करें कि कौन कौन से डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स हैं जो कि यहाँ पर ऑफर किए जाएंगे, और ये डिग्रीज और सर्टिफिकेट जो हैं ये एट पार होने चाहिए जो कि नेशनल यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। फिर साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई, तो 15th सार्क समिट जो है इसमें हमने देखा कि इस्टेब्लिश करने की बात हो गई सार्सो को, जिसमें हमने हार्मोनाइज करने थे स्टैंडर्ड्स, कोऑपरेशन प्रमोट करना था, मेट्रोलॉजी अक्रेडिशन कंफर्मिटी असेसमेंट में, ताकि एनहांस करें कैपेसिटी रिस्पेक्टिव नेशनल इंस्टीट्यूशंस की। अब एग्रीमेंट यहाँ पर सार्सो का जो है वो आपका इफेक्ट में आया 2011 में 25 अगस्त को। फिर आया सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल, तो यहाँ पर इन्होंने 13th समिट हुई थी 2 जुलाई 2007 में, इसको हमने इफेक्ट में लेकर आए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफकोर्स आपका जो सार्क का स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन था और आपकी जो यूनिवर्सिटी थी उसके बाद उससे पहले ही आया था, तो यहाँ पर इसको स्टैब्लिश किया गया ताकि कॉस्ट इफेक्टिव सेटलमेंट हो डिस्प्यूट्स की वाया आर्बिट्रेशन विद इन द रीजन। अब रीजनल सेंटर्स की बात करते हैं, तो सार्क सेक्रेटेरिएट जो है इसको सपोर्ट करा गया 4 हमारे जितने भी रीजनल सेंटर्स थे मेंबर स्टेट्स के, और रीजनल कोऑपरेशन बढ़ाने की बात की गई। इनको गवर्निंग बोर्ड्स यहाँ पर मैनेज कर रहे थे, जिसमें कि रिप्रेजेंटेटिव सभी मेंबर स्टेट थे, सार्क सेक्रेटरी जनरल और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स होस्ट गवर्नमेंट के आते थे। डायरेक्टर जो थे सेंटर के वो यहाँ पर मेंबर सेक्रेटरी की तरह काम कर रहे थे गवर्निंग बोर्ड के लिए, और रिपोर्ट करते थे प्रोग्रामिंग कमिटी को। अब 31 दिसंबर 2015 के बाद में 6 रीजनल सेंटर्स जो थे वो रुक गए, जिसमें कि एसएमआरसी, एसएफसी, एसडीसी, एसडीएमसी, एसआईसी, एचआरडीसी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। एपेक्स एंड रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज यहाँ पर आपके पास में सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिर यहाँ पर एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन एंड लॉ, फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट, साउथ एशिया फाउंडेशन, साउथ एशिया इनिशिएटिव टू एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर।
देखो जब कोई बॉडी यहाँ पर अब वो रेलिवेंट नहीं रही तो उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। एग्जाम में या फिर इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि सार्क या बिमस्टेक में ज्यादा रेलिवेंट कौन है और क्यों है, और यहाँ पर आपको क्या लगता है कि सार्क को क्या हमें दोबारा से रिवैम्प करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वहां पर आपको इसका आंसर करना होगा। अदरवाइज क्वेश्चन आने के चांसेस नेग्लिजिबल है सार्क से। इसके बाद में इसाला बैरेकॉन जो है वो करेंट सेक्रेटरी जनरल है सार्क के, और यहाँ पर 18 रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज हैं। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस या फिर एशियन यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ है 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक थाईलैंड में। अब यहाँ पर साइनिंग हुई थी एशियन डिक्लेरेशन, जिसको हम बैंकॉक डिक्लेरेशन ज्यादा फेमसली बोलते हैं, जिसमें फाउंडिंग फादर्स जो है एशियन के वो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर एंड थाईलैंड थे। ठीक है, अब यहाँ पर इनका मोटो था वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। तो जैसे यहाँ पर हमने देखा है ना कि यूरोपियन यूनियन बना, सिमिलरली ना एशियन यहाँ पर उसी एक लाइन की तरह बनना चाहता था, जहाँ पर हर एक कंट्री की इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करना, कोई भी अदर इंटरनल हमारे जो अफेयर्स होते हैं, इंटरनल अफेयर्स लाइक सिक्योरिटी हो गया, चीजें हो गई, तो उसमें कोई भी इंटरफेरेंस दूसरे लोग नहीं करेंगे, सेटल करनी है डिस्प्यूट्स को पीसफुली। तो ये सारी चीजों के बारे में बात की गई थी, तो स्टैब्लिश किया गया ताकि हम पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी जो है एंड यहाँ पर इसको प्रमोट करें, क्योंकि हमने देखा कि टेंशंस बढ़ रही थी एशिया पैसिफिक के पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स में। ठीक है, द मोटो ऑफ एशियन इज वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। फिर यहाँ पर आपके पास में मेंबर नेशंस कौन कौन से हैं करेंटली, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूने, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। और देखो थोड़ा समय की बात है, ये यहाँ पर ना इंडिया बोल रही हूँ, वर्ल्ड की ना बेस्ट कंट्रीज बनकर दिखाएंगे आपको, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स में आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सलरेट करना, सोशल प्रोग्रेस, ठीक है, साथ में कल्चरल डेवलपमेंट को एक्सलरेट करना, तो एक प्रॉस्परस एंड पीसफुल कम्युनिटी बनानी थी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की। अब यहाँ पर हम देखेंगे रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी को हमें प्रमोट करना था, तो अबाइड करना था रिस्पेक्ट हमारे जस्टिस के लिए, रूल ऑफ लॉ, अडियर करना था प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन चार्टर। इसके अलावा यहाँ पर एक्टिव कोलैबोरेशन और म्यूचुअल असिस्टेंस होनी चाहिए, कॉमन इंटरेस्ट जैसे कि आपका इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल, साइंटिफिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स। तो अभी जब हम आरसीईपी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पर इन लोगों ने इस चीज को फाइनलाइज करा है। ठीक है, ज्यादा यहाँ पर अच्छे से ये लोग क्या करें, कोलैबोरेट करें कि किस तरीके से हम बेटर वे में यूटिलाइज करेंगे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज का। अब आप देखेंगे जैसे सिंगापुर है, सिंगापुर में कोई भी फील्ड्स वगैरह है नहीं, एग्रीकल्चर है नहीं, तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा कि ये लोग किस तरीके से एक दूसरे के साथ ट्रेड कर कर एक दूसरे की इकोनॉमिक ग्रोथ कराते हैं, और कहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर ना ये खुद में ही एशियन जो है ना, ऑल्दो यहाँ पर आप देखेंगे कि ठीक है सबके अपनी अपनी कंट्रीज है, सब कुछ है, बट ओवरऑल ना एशियन में ही यहाँ पर जैसे यूरोपियन यूनियन है कि एक करेंसी आ गई, एशियन की खुद की करेंसी तो नहीं है, लेकिन ये एक ऐसे इंस्टीट्यूट की तरह काम कर रहा है जो कि बहुत अच्छे से है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं, एक्सपेंशन करना है ट्रेड का, इंप्रूवमेंट करना है ट्रांसपोर्टेशन का, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। इसके अलावा यहाँ पर हमें देखना होगा कि किस तरीके से जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं लोगों के वो हमें प्रमोट करनी है, इंप्रूव करनी है। साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज हमें प्रमोट करनी है, क्लोज और बेनिफिशियल कॉपरेशन होना चाहिए एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिस पर एशियन काम करता है। सबसे पहले तो ये वर्क करेगा ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कॉपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया ऑफ 1976। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो प्रिंसिपल्स हैं जैसे मैंने बताया, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी, इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और नेशनल आइडेंटिटी की सभी नेशंस की। राइट है हर एक स्टेट का कि वो अपनी नेशनल एग्जिस्टेंस जो है उसे लीड करे, कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं हो, सबवर्जन या कोercion नहीं हो, नॉन इंटरफेरेंस रहेगा इंटरनल अफेयर्स में वन अनदर के, सेटलमेंट होगा डिफरेंसेस का या डिस्प्यूट्स का बाय पीसफुल मैनर, रिनंसिएशन ऑफ थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स, इफेक्टिव कॉपरेशन होना चाहिए अमंग देयर। फिर आता है इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म। इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म में चेयरमैनशिप देखी जाएगी एशियन की, जो कि एनुअली रोटेट कर रही है। अब ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है इंग्लिश नेम्स के मेंबर स्टेट्स के उसके अकॉर्डिंग होता है, तो यहाँ पर आपके पास में अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा जाएगा। ठीक है,
एशियन समिट की बात करें तो जो सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी है एशियान की, वो रहेगी एशियन समिट, जिसमें की हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी आपकी एशियान में हम किसको देख रहे हैं, समिट को देख रहे हैं, जो कि डायरेक्शन बना रही है एशियान की पॉलिसीज, इसके ऑब्जेक्टिव्स के लिए। और इस चार्टर में समिट जो है वो आपकी बार मिलेगी एक साल के अंदर अंदर। तो यहाँ पर मिनिस्ट्रियल काउंसिल्स होती हैं, जिसमें कि आपको 4 नए मिनिस्ट्रियल बॉडीज देखने के लिए मिलेंगे, जो कि सपोर्ट करेंगे इस समिट को। यू नो व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट एशियान, और यहाँ पर जो इंडिया से रिलेटेड अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, ये इतने आपके सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए जितना एशियान हो गया, बताओ। कहीं ना यहाँ पर जो हमारा बिम्स्टेक होता है, सार्क होता है, वहां पर हम पावर डोमिनेंस दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर ना इक्वालिटी की बात हो रही है। तो इसी की वजह से हम देखेंगे कि ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। चाइना भी फिर डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करता है इन पर्टिकुलर कंट्रीज पर, बट यहाँ पर ये उस तरह के डोमिनेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो कहते हैं ना कि दिमाग जो है, जो सोच है, वो बहुत बड़ा एक डिफरेंस लेकर आती है। तो वो एशियान और बिम्स्टेक, सार्क, इन सब के एग्जांपल में हमें देखने के लिए मिलेगा। तो एशियान एक कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल है, यहाँ पर एशियान की पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक कम्युनिटी काउंसिल है, सोशियो कल्चरल कम्युनिटी काउंसिल है। डिसीजन मेकिंग की बात करें, जो प्राइमरी मोड है डिसीजन मेकिंग का एशियान में, वो कंसल्टेशन एंड कंसेंसस है। एशियन लीड फोरम कौन कौन से हैं? रीजनल फोरम लॉन्च किया गया था 1993 में। 27 मल्टीलेटरल ग्रुपिंग हुई, जिसको डेवलप किया गया ताकि कॉपरेशन जो है वो पॉलिटिकल और सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर फैसिलिटेट किया जाए और रीजनल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी हो। एशियान प्लस 3 में हमने देखा कि कंसल्टेटिव ग्रुप जो है, इन्होंने 1997 में यहाँ पर एशियान के 10 मेंबर्स को साथ में लेकर आए, चाइना को, जापान को, साउथ कोरिया को। ईस्ट एशिया समिट में हमने देखा कि आपको 2025 में हुआ था, ताकि सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करे रीजन में, और यहाँ पर इसको अटेंड किया गया था बाय एशियान के जितने भी हेड ऑफ स्टेट्स थे, अलग अलग कंट्रीज थे, ठीक है, एशियान में जितने भी कंट्रीज हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रशिया, साउथ कोरिया, यूएस, ठीक है। अब देख रहे हो आप, सबको इसका पार्टनर बनना है, सबको यहाँ पर चाहिए कि हमारे साथ में ये कंट्रीज जो है वो ट्रेड करें, और इसीलिए ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अब वो जो ट्रेड करने की कैपेसिटी है इंडिविजुअल नेशंस की इतनी नहीं थी, लेकिन ऑल टुगेदर यहाँ पर जब इन्होंने एक ग्रुप की तरह काम करा, तो इतनी हाई नेगोशिएशंस हो गए कि कहीं ना कहीं इंडिया भी उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाया, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव जो है, इसमें हमने देखा कि एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, 7 मेंबर स्टेट्स हैं। ये आपके लिटोरल और एडजेसेंट एरियाज जो है बे ऑफ बंगाल के, इसके अराउंड आते हैं, जिसमें कि एक कॉन्टिजियस रीजनल यूनिटी हमें बनानी है। अब सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका 6 जून 1997 में आया, बैंकॉक डिक्लेरेशन अगेन। यहाँ पर 7 मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है, जिसमें कि आपके पास में कौन कौन आ जाएगा? साउथ एशिया आ जाएगा, जिसमें आपके पास बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, और 2 साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कौन से हो सकते हैं बैंकॉक डिक्लेरेशन से पता चलेगा? थाईलैंड एंड साथ में म्यांमार, ठीक है। तो इनिशियली ये जो इकोनॉमिक ब्लॉक था, ये 4 मेंबर स्टेट्स ने बनाया, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड ने, ठीक है। तो इसका नाम था बिस्टेक टीसी, लेकिन फिर बाद में आ गया यहाँ पर हमारे पास में कुछ और मेंबर्स भी आ गए। तो 22 दिसंबर 1997 में म्यांमार को इसमें ऐड किया गया, तो ये बन गया आपका बिम्स्टेक को। तो एक स्पेशल मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी बैंकॉक में। क्वेश्चन क्या बन सकता था? बिम्स्टेक जो है, इसमें लास्ट मेंबर ज्वाइनिंग करने के लिए ज्वाइन करने वाला कौन सा था? तो ये ऑफकोर्स म्यांमार था। इस पर तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी नहीं है, तो कोई स्ट्रेस भी नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। तब एक काफी रेलेवेंट बॉडी है, 2016 तक भी रही थी, बट एज सच अभी उतनी रेलेवेंस इसकी देखने के लिए नहीं मिल रही। करेंटली हम ब्रिक्स का, G20 का, इन सबको देख रहे हैं। तो एडमिशन हो गया नेपाल का और भूटान का फिर 6th मिनिस्ट्रियल मीटिंग में, जिसमें कि यहाँ पर आपके पास में जो ग्रुपिंग है उसका नाम बनाया गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। अब पूरा का पूरा नाम ही जो था वो हमने चेंज कर दिया, और इसका जो एक्रोनिम था वो सेम रखा। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे बिम्स्टेक के। एक अनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, ताकि एक रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सब रीजन की। स्पिरिट यहाँ पर इक्वालिटी की और पार्टनरशिप की लेकर आनी थी। एक्टिव कोलैबोरेशन होना था, म्यूचुअल असिस्टेंस प्रोवाइड करना था कॉमन इंटरेस्ट में जितने भी हमारे यहाँ पर मेंबर कंट्रीज थे। सपोर्ट एक्सलरेट करना था एक दूसरे के लिए एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में।
और प्रिंसिपल्स क्या है बिम्स्टेक के? तो यहाँ पर सबसे पहले तो आता है आपका सॉवरेन इक्वालिटी, फिर आता है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, फिर आता है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, है ना। तो यहाँ पर हम एक दूसरे के लिए समझेंगे कि भाई हर एक देश जो है वो बराबर है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यहाँ पर हमें रखनी है, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस होना चाहिए, एक दूसरे के जो मेंबर कंट्रीज है आप यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करोगे एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में, कोई भी यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है, म्यूचुअल बेनिफिट है। एडिशन यहाँ पर जो है या फिर एक सब्स्टिट्यूट जो है बायलैटरल, रीजनल या फिर मल्टीलैटरल कॉर्पोरेशन का हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो एक सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए, आप एक एडिशन ले सकते हैं। जैसे बिम्स्टेक के साथ सार्क रख सकते हो, लेकिन बिम्स्टेक जैसा ही एक सब्स्टिट्यूट लाकर रख दो ये नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर एरियाज ऑफ कॉर्पोरेशन की बात करते हैं। एरिया ऑफ कॉर्पोरेशन में आपके पास में यहाँ पर क्या क्या आएगा, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, टूरिज्म, फिशरीज, ठीक है, agriculture, cultural, corporation, environment and disaster management, public health, people to people contact, poverty alleviation, काउंटर टेररिज्म, ट्रांसनेशनल क्राइम एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये सारे आपके यहाँ पर एरियाज ऑफ कॉर्पोरेशन रहेंगे जहां पर बिम्स्टेक काम करेगा। बिम्स्टेक समिट, तो यहाँ पर हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है बिम्स्टेक प्रोसेस की, और इसमें आपके हेड ऑफ स्टेट्स गवर्नमेंट जो है वो मेंबर स्टेट्स के आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि एशियान में भी एशियान समिट की मैकेनिज्म क्या रहेगा, मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स रहेंगी। तो सेकंड एपेक्स पॉलिसी मेकिंग फोरम है जिसको एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर्स जो है मेंबर स्टेट्स के वो यहाँ पर लेकर कंटिन्यू करेंगे। सीनियर ऑफिशियल्स की मीटिंग में सीनियर ऑफिशियल्स जाएंगे फॉरेन मिनिस्ट्रीज के। वर्किंग ग्रुप में यहाँ पर एम्बेसडर्स रहेंगे बिम्स्टेक मेंबर कंट्रीज के, आपके बांग्लादेश या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आपके मंथली बेसिस पर आएंगे बिम्स्टेक सेक्रेटेरिएट इन ढाका। बिजनेस फोरम एंड इकोनॉमिक फोरम में यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फोरम्स रहेंगे एंड यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा प्राइवेट सेक्टर का। बिम्स्टेक की जो चेयरमैनशिप है ये रोटेट करती है अमंग द मेंबर स्टेट्स। तो यहाँ पर श्रीलंका जो है वो प्रेजेंट चेयर है आपकी बिम्स्टेक की, अभी माइट भी चेंज हो गई हो, एक बार चेक कर लेना इसको एग्जाम देने से पहले। देन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की बात कर लेते हैं। तो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो है वो एक ट्रेड एग्रीमेंट है हमारे 12 पैसिफिक रिम कंट्रीज के बीच में, जो कि साइन हुआ था 4 फरवरी 2016 में ऑकलैंड में। तो यहाँ पर आपके पास ऑस्ट्रेलिया, ब्रूने, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर एंड यूएस एंड वियतनाम, ठीक है, ये सभी इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। 12 नेशंस हैं जहां पर 40% वर्ल्ड की इकोनॉमी आपकी अकाउंट करती है। यूएसए ने विड्रॉ कर लिया था 2017 में, अब आप समझ सकते हैं क्यों करा होगा। ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना था, सपोर्ट करना था, क्रिएशन और रिटेंशन जॉब्स का। इकोनॉमिक बेसिकली यहाँ पर हमें क्या करना है, इनोवेशन लेकर आनी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, कॉम्पिटिटिवनेस यहाँ पर बढ़ानी है, लिविंग स्टैंडर्ड्स को रेस करना है, पॉवर्टी को रिड्यूस करना है हमारी कंट्रीज में, और ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस और लेबर जो है इसको एनहांस करना है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करना है। अब कुछ की फीचर्स हैं जैसे कि यहाँ पर जो थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल एंड लार्ज टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं ट्रेड के बीच में, उनको हमें कम कर कर 12 कंट्रीज हैं जो कि यहाँ पर ओपन स्टेट प्रोक्योरमेंट कर सकती हैं फर्दर, ताकि फॉरेन जो आपका फॉरेन कंपटीशन है, ठीक है, और यहाँ पर स्टेट ओन एंटरप्राइजेस जो है उनको कोई भी अनड्यू प्रेफरेंसेस नहीं दिए जाएंगे। अगर कोई डिस्प्यूट होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स का तो वो रिजॉल्व किया जाएगा बिफोर एक्सपर्ट पैनल्स। तो बेसिकली यहाँ पर ना अगर हम बात करें टीपीपी के आने का, तो इनका काम था कि ट्रेड को आसान बनाओ, एनवायरमेंट और वर्कर्स की राइट को प्रोटेक्ट कर कर कुछ ग्लोबल ट्रेड स्टैंडर्ड्स को सेट कर लो। अब यूएस के एग्जिट के बाद में यहाँ पर 11 कंट्रीज बचती हैं, तो इन्होंने सीपीटीपीपी नाम इसका रखा है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव टीपीपी, ठीक है, इतना समझ में आ गया। टीपीपी एग्रीमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करेगा इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट। इन्वेस्टर स्टेट्स डिस्प्यूट सेटलमेंट क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पर हमारे पास में एक इन्वेस्टर को राइट मिल रही है कि वो डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स अपनी किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट के अगेंस्ट इनिशिएट कर सकता है, ठीक है। तो ये पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अंडर होगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ कॉमन स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे, क्रॉस बॉर्डर इशू किया जाएगा ई कॉमर्स और फाइनेंशियल सर्विसेज को। साथ में यहाँ पर कंट्रीज को बोला गया है कि आपको जो लेबर राइट्स एंड फेयरनेस स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग काम करना है। सिग्नेटरीज को यहाँ पर बोला गया है कि आपको ऑब्लाइज करना है ताकि आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स बनाओगे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की तरफ। इसके अलावा आता है आपका नेक्स्ट रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप।
ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया एज वेल, क्योंकि यहाँ पर इंडिया ने बहुत बार इसे साइन करने का कोशिश किया है, बट डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिसकी वजह से इंडिया इसको साइन नहीं कर पाता। बट अगर इंडिया एक बार इसे साइन कर लेता है तो डेफिनेटली इसका बहुत बड़ा फायदा भी हमें देखने के लिए मिल सकता है। बट अभी यहाँ पर इंडिया ने इसमें से अपना विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ये एक प्रपोज्ड एग्रीमेंट थी मेंबर स्टेट्स एशियन के और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में। तो यहाँ पर पैक्ट जो है वो चाहता था कि जो ट्रेड हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, उसे हम कवर करेंगे। तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया 19th एशियन मीट के दौरान, जब हमारा नवंबर 2011 में ये हुआ था, ठीक है। अब आरसीईपी नेगोशिएशंस जो है वो किक स्टार्ट किए गए थे। 21st एशियन समिट हुआ कंबोडिया में आपका नवंबर 2012 में। अब जितनी भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थी उन्होंने डिसाइड किया कि हम फाइनलाइज करेंगे और डील साइन करेंगे बाय नवंबर 2019। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में देखा जाएगा कि 10 हमारे एशियन नेशंस रहेंगे, ब्रूने, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम, ठीक है। साथ में 5 कंट्रीज थी जिनके साथ में हमारे पास फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का एक ब्लॉक बन रहा था, जिसमें आपके पास ऑस्ट्रेलिया, चाइना, कोरिया, कोरिया में वी आर टॉकिंग अबाउट साउथ कोरिया, जापान एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। अब आप बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने कोशिश तो बहुत की, बट ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारे भी कुछ अपने मैटर ऑफ कंसर्न्स थे जिसकी वजह से वी हैड नॉट साइंड एंड वी हैड विथड्रॉन फ्रॉम इट। तो यहाँ पर एशियन +3 समिट हुआ था, तो कुछ हमारे रीजंस थे। अब वो रीजंस क्या थे वो भी डेफिनेटली हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये लग रहा था कि जो चाइनीज गुड्स हैं उनका फ्लड आ जाएगा इंडिया में, और यहाँ पर हमारे पास में ट्रेड जो है ऑल्दो हमारा बढ़ जाता, ठीक है, साउथ कोरिया के साथ में, लेकिन हमने देखा कि एशियन कंट्रीज जो हैं और जापान जो है, यहाँ पर इम्पोर्ट्स फास्टर इनके होते देन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। तो हमें पता चलता है कि हमारे पास जापान से बहुत सामान आ रहा है, हमारे पास एशियन कंट्री से सामान आ रहा है, लेकिन हमारे एक्सपोर्ट्स उतने नहीं होते और बीओपी हमारा जो है इम्बैलेंस आ जाता। तो यहाँ पर नीति आयोग ने बोला कि इंडिया का एक बायलैटरल ट्रेड डेफिसिट हो जाता है जितने भी हमारे मेंबर कंट्रीज हैं, और अगर एक बायलैटरल ट्रेड अभी इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद है, तो तब अगर हम सारे ही रिस्ट्रिक्शंस हटा देंगे, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बना लेंगे, तो बिल्कुल ही हमारे पास में कोई रीजन ही नहीं बचेगा और हमारा इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर चाइना के रीजन, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हमें लग रहा था चाइनीज गुड्स जो है वो फ्लड कर जाएंगे, तो इंडिया का जो डेफिसिट है चाइना के साथ में वो हायर देन द रिमेनिंग आरसीईपी। आज के टाइम में आप मार्केट में जितनी भी लाइट्स आती हैं, ठीक है, मार्केट में जितना भी सामान आते हैं, टॉयज आते हैं, मेजरली आप क्या देख रहे हो वो चाइना की साइड से आए हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर से रिलेटेड सारा सामान आया है इंडिया में, मेजरली असेंबली देखी गई है, बट जो हमारे मोस्टली प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना से ही आ रहे हैं। इसके बाद में ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म जो है इसका नॉन एक्सेप्टेंस हुआ। तो एक सेफ्टी क्लॉज की बात हुई थी कि अगर इम्पोर्ट प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हम एक सेफ्टी क्लॉज साइन कर लेते हैं कि भाई इतने रेट पर आकर या इस नंबर पर आकर हम रुकेंगे, बट उसको इन्होंने साइन नहीं किया। तो इमिनेंट राइस अगर आपके इंपोर्ट्स में हो रहा है तो इंडिया ने बोला एक ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म लेंगे, और यहाँ पर अलाउ किया जाएगा इंडिया को कि वो अपने टैरिफ बढ़ा दे प्रोडक्ट्स में, अगर ऐसे कोई इंस्टांसेस देखे गए जहां पर इम्पोर्ट जो है वो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन जो बाकी कंट्रीज थी उन्होंने बोला नहीं, अगर हम ऐसा किसी एक कंट्री के लिए करेंगे तो बाकी कंट्रीज भी सेम चीज डिमांड करेंगी, और ओवरऑल जो यहाँ पर हमारा पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। साथ में इंडिया को अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। पहले हमारे पास में बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, अभी इससे पहले इसका नाम था वन बेल्ट वन रोड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये इंडिया के लिए ना सबसे बड़ा खतरा है, जिसे मैं यहाँ पर समझती हूँ कि यहाँ पर हमारे लिए इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा रहेगा। तो नेक्स्ट सिल्क रूट होती थी चाइना की, जिसके थ्रू ये ना यूरोप के रीजन को, ठीक है, रशिया को और बाकी जो ऑल ओवर वर्ल्ड है उन्हें ट्रेडिशनल टाइम्स में कवर करते थे। अब उसी ट्रेडिशनल सिल्क रूट की प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए यहाँ पर चाइना लेकर आया वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। अब ये यहाँ पर क्या चाहते थे कि हम एशिया, यूरोप और अफ्रीका को रोड, रेलवेज एंड पोर्ट्स के थ्रू कनेक्ट करें ताकि हम ट्रेड कर पाए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको सिल्क रूट बताया, तो सिल्क रूट हमारा रोड वाला था, इसमें आएगा सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। दूसरा यहाँ पर हमने मैरीटाइम सिल्क रोड की बात की 21st जो, जिसमें ये सी रूट बन रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर जापान हो गया, इंडिया हो गया, इन्होंने इसको साइन नहीं किया है। तो एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि फोकस कर रहे हैं कि हमें ना कनेक्टिविटी और कॉपरेशन बढ़ाना है अमंग मल्टीपल कंट्रीज एशिया, अफ्रीका, यूरोप के बीच में। अच्छा, इंडिया के लिए एक और मैटर ऑफ कंसर्न क्या है,
तो जो पीओके है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि जो ये ओबीओआर है ये इनिशिएट हो चुका है और रोड्स वगैरह बननी शुरू हो गई है। तो पाकिस्तान ने यहाँ पर ये साइन करा चाइना के साथ में, और चाइना जो अपने लिए बोलता है कि वन चाइना पॉलिसी फॉलो करो, चाहे हमने कितने भी देशों को यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लिया लेकिन तुम उन्हें चाइना ही मानोगे। तो वो इंडिया की यहाँ पर जो वन इंडिया पॉलिसी है हमारी, जो हमारी खुद की पॉलिसी है कि नहीं आपको भी पीओके को एक इंटीग्रल पार्ट मानना है इंडिया का, वो फॉलो नहीं करा। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया का ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो ओबीओआर का स्कोप जो है वो ओवर द इयर्स बढ़ गया, नए टेरिटरीज और डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स जो है वो इनके शुरू हो गए। तो कुछ अगर हमारा इंडिया इधर है ना, तो सारा का सारा रोड्स वगैरह इधर से बनता हुआ जा रहा है। ठीक है, इसीलिए ना, और ये इतना सस्ता रूट होगा कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स है, ठीक है, वो बहुत हद तक अफेक्ट होने वाले हैं, और इंडिया यहाँ पर बहुत टाइम से ढूंढ रहा है कि कोई ऑल्टरनेटिव मिल जाए। अब यूएस का ना, यूएस के जो बाइडन थे जो प्रेसिडेंट, वहां पर उन्होंने $1 ट्रिलियन का एक इनिशिएटिव स्टार्ट करने की बात की थी। बट देन हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, एस जयशंकर जी, उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं हम इसे ज्वाइन नहीं करेंगे। अब उन्होंने इस प्रपोजल को मना अलग अलग रीजन से किया कि हो सकता है इंडिया की जो अपनी यहाँ पर हम लोग, बेसिकली क्या होता है, यूएस आपको कुछ भी फ्री में तो देता नहीं है। अब इंडिया की ऑटोनॉमी इसकी वजह से चली जाती, तो उन्होंने इंडिया और जापान को ये प्रपोज किया था। एंड इसी वजह से जब से ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव आया है, इंडिया जो है वो जापान के भी काफी क्लोज जा चुका है, क्योंकि जापान और इंडिया के ना कंसर्न्स चाइना को लेकर ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कनेक्टिविटी और कॉर्पोरेशन है अमंग मल्टीपल कंट्रीज, वो आपके अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका, यूरोप में स्प्रेड होता है। अब ओबीओआर जो है वो आपका 78 कंट्रीज में स्पैन कर रहा है, फैला हुआ है। तो दो पार्ट्स हैं इसके, जैसे मैंने आपको बताया, एक है आपका सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, और दूसरा है 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड। तो यहाँ पर सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट जो है वो एक लैंड बेस्ड आपका रूट रहेगा, जिसमें कि हम चाइना को सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप से कनेक्ट कर रहे हैं। एंड अगर बात करें 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड की, तो ऑफकोर्स सी बेस्ड रूट है, एंड यहाँ पर हम चाइना के सदर्न कोस्ट को मेडिटेरियन, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया से कनेक्ट कर रहे हैं। अब इसके लिए 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाए गए। ठीक है, इंडिया में ना इसके जब ये शुरू हुआ था से लेकर कम से कम 5-6 साल ना बहुत ज्यादा डिस्कशन रहा, बट एज सच अभी हम लोग इस पर डिस्कस नहीं कर रहे। बट हमें नहीं भूलना चाहिए, ये चाइना है, ये कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करेगा उसे खत्म करेगा, और जितना इन्होंने बोला होगा उससे थोड़ा ज्यादा ही बेटर करके दिखाएगा। तो ऑफकोर्स ये ना इंडिया के एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत बड़ा यहाँ पर फियर है कि हमारे एक्सपोर्ट्स को कितना इम्पैक्ट करने वाला है। तो न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज, जो कि वेस्टर्न चाइना को वेस्टर्न रशिया से कनेक्ट कर रहा है। फिर चाइना मंगोलिया रशिया कॉरिडोर, जिसमें हम नॉर्थ चाइना को ईस्टर्न रशिया के साथ में कनेक्ट होते हुए देखेंगे वाया मंगोलिया। फिर यहाँ पर चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया कॉरिडोर, जिसमें कि वेस्टर्न चाइना टर्की से कनेक्ट करेगा सेंट्रल और वेस्ट एशिया को लेते हुए। अब आप खुद देखते जाना कैसे कैसे सारा पार्ट कनेक्ट होता जा रहा है। चाइना इंडो चाइना पेनिसुलर कॉरिडोर, इसमें क्या कर रहे हैं, चाइना को, सदर्न चाइना को सिंगापुर से कनेक्ट कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं, इंडो चाइना के थ्रू कर रहे हैं। चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर साउथ वेस्टर्न चाइना को अरेबिया सी रूट के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और यहीं से हमारा जो पीओके है वो कनेक्ट हो रहा है। फिर आता है बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर। तो इसमें सदर्न चाइना को हम इंडिया से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वाया बांग्लादेश एंड म्यांमार। क्या इंडिया इसका पार्टिसिपेशन कर रही है? इसमें नहीं कर रही है, क्योंकि इंडिया को पता है कि चाइना उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अब अच्छे से देखो, अब ना ये समझना इंडिया किस तरीके से यहाँ पर जो है वो फंस गया है, और इंडिया के एक्सपोर्ट्स कितना अफेक्ट हो जाएंगे। अब ये जो पूरी रूट है ये चाइना बना रहा है, तो चाइना के लिए तो बहुत सस्ते में जाएगा सामान। अब सस्ते में जाएगा, इंडिया का सामान ऑलरेडी महंगा है, चाइना के प्राइसेस को हम कॉम्पीट नहीं कर पा रहे। फिर यहाँ पर चाइना एक रूट भी सस्ता ले लेगा, तो कितना हमारे पास में इम्पैक्ट आएगा। लोग तो सस्ता ही सामान लेते हैं ना, छोटी सी इकोनॉमिक्स है, ज्यादा समझने की जरूरत ही नहीं है इसमें। अब आप देखो, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से हमारे पास यूरोप की तरफ जाएंगे। ठीक है, और आपको यूरोपियन यूनियन तक पहुंच गए, ईस्ट यूरोप को इन्होंने कनेक्ट करा है। यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये लोग आपका अफ्रीका जो है उसको कनेक्ट करते हुए जा रहे हैं। फिर अगर हम देखेंगे इधर की साइड में जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है वो आपके कनेक्ट हो जाएंगे। तो इंडिया के लिए डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा ये एक बोल सकते हैं कि फियर है या एक थ्रेट है इंडिया के लिए। इसे एग्जैक्टली यहाँ पर ना थ्रेट बोलेंगे टू इंडियन इकोनॉमिक्स। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको कनेक्ट किया गया है। अब पाकिस्तान वाला पार्ट भी आपके लिए यहाँ पर थोड़ा विजिबल रहेगा।
तो यहाँ पर इंडिया जो है वो ओनली मेजर कंट्री है इन द वर्ल्ड, ओनली मेजर कंट्री, ठीक है। माइनर कंट्रीज अलग हो जाएंगी जिन्होंने चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का जो एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसे अपोज किया है। तो इंडिया यहाँ पर क्यों इसको कर रही है, क्योंकि यहाँ पर चाइना पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर आया जो कि इंडियन टेरिटरी को पास कर रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया है कि जो कनेक्टिविटी है वो सॉवरेनिटी अदर नेशंस की यहाँ पर अंडरमाइन कर नहीं चलेगी। और ये जो सीपीईसी है ये एक बायलैटरल प्रोजेक्ट है आपका चाइना और पाकिस्तान के बीच में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें कि कनेक्टिविटी को प्रमोट करे अक्रॉस पाकिस्तान विद अ नेटवर्क ऑफ हाईवेज, रेलवेज, पाइपलाइन, जिसमें आपकी एनर्जी, इंडस्ट्रियल एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आएंगे, जिसमें वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना को ग्वादर पोर्ट बालूचिस्तान का जो है उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, बलूच जो लोग होते हैं वो आपको पता होगा, वो ना जैसे इंडिया में हमारे लिए एक बहुत ही डिस्प्यूटेड रीजन रहता है कश्मीर, है ना। पाकिस्तान के लिए कश्मीर तो डिस्प्यूटेड रीजन है ही है, साथ में बलूचिस्तान है। और बलूचिस्तान के साथ में पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है, यहाँ जो लोग रहते हैं ना बलूच में, वो इंडिया को फेवर करते हैं। तो आपने देखा होगा टेररिज्म भी यहाँ पर बहुत ज्यादा फैलाया हुआ है पाकिस्तान ने, क्योंकि ये लोग इंडिया को आउटराइटली सपोर्ट कर रहे हैं। तो सीपीईसी जो है एक पार्ट है ओबीओआर का। ओके, समझ में आ गया इतना। चलो अब आ जाते हैं बांग्लादेश, चाइना, इंडिया एंड म्यांमार। तो यहाँ पर 1990s में इंडिया आइडिया आया सब रीजनल कॉर्पोरेशन का, जिसमें बीसीआईएम जो है वो एनविसाइज किया गया ताकि हम कनेक्टिविटी प्रमोट करें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के थ्रू, और स्टिमुलेट करेंगे ट्रेड बाय एलिवेटिंग पॉवर्टी एंड प्रमोटिंग ओवरऑल ग्रोथ। तो आइडिया क्या था यहाँ पर कि हमें ना बीसीआईएम फोरम लेकर आना है 1999 में, ताकि हमारा जो पहला कुनमिंग इनिशिएटिव है, ठीक है, जिसमें कि चाइनीज यूनान प्रोविंस की कैपिटल है, इसमें बेसिकली क्या काम था इनका कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करो जहां पर डिस्कशन हो सकता है मेजर स्टेक होल्डर्स के बीच में जो इश्यूज इनके कंसर्निंग ट्रेड या फिर ग्रोथ से रिलेटेड हैं, और इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे अरेंजमेंट्स ताकि यहाँ पर जो बीसीआईएम के टाइज है इनको हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना पाए। अब आपको पता है मेजरली यहाँ पर बांग्लादेश का भी चाइना के साथ में कुछ ना कुछ इशू रहते थे, स्पेशली जब यहाँ पर बांग्लादेश जो है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा था। इनकी जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर थी जो इंडिया में भाग कर आ गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो टर्निंग पॉइंट है, भाग कर आ गई थी ऐसे सच में रन कर नहीं आई थी ठीक है, एक्साइल कर दिया गया था उनको अपने देश से। एक्साइल करना मतलब अपने देश से बाहर निकाल दिया गया था। तो ड्यूरिंग द मीटिंग बिटवीन चाइनीज प्रीमियर एलाई एंड इंडियन पीएम मनमोहन सिंह जी, यहाँ पर इंपॉर्टेंस थी भाई किस तरीके से ट्रेड कॉरिडोर बनाना है वो डिस्कस हुआ था। और पहली शेप जो थी वो दिसंबर 2013 में दी गई इन कुनमिंग, जिसमें हमने बीसीआईएम इकोनॉमिक कॉरिडोर को लॉन्च किया। अब इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन जो था बीसीआईएम रीजन में वो पहला डेवलप किया गया था रहमान सोबहान जी के थ्रू। बांग्लादेश, चाइना, इंडिया और म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जिसमें कि 1.65 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कवर होते हैं। और एम था कि हम ना इंडिया का कोलकाता को चाइना के कुनमिंग को बांग्लादेश और म्यांमार से होते हुए कनेक्ट करेंगे। तो बांग्लादेश में ढाका उनकी कैपिटल और म्यांमार का मांडले, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या वो था, इसका बेसिकली इंटेंशन क्या था कि हमें ना मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी लेकर आनी है, इन्वेस्टमेंट प्रमोट करना है, ट्रेड प्रमोट करना है, और कंबाइन करेंगे रोड, रेल, वाटर एंड एयर लिंकेजेस को रीजन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी काफी इंपॉर्टेंस अपनी गेन करता जा रहा है ओवर द इयर्स। एंड यहाँ पर ये फाउंड कब हुआ था, 2001 में हुआ था। फाउंडर्स कौन कौन थे इसके, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अभी इंडिया और पाकिस्तान, ईरान, ये सब भी इसके मेंबर्स हैं। ओके, तो चाइना ने पुश दिया कि पाकिस्तान को इसका मेंबर बनाओ, और इंडिया ने पुश दिया कि रशिया को बनाओ। अब ये लोग सब बोलने लग गए दिस इज समथिंग फनी एंड एक तरीके की इंसल्ट भी थी। तो यहाँ पर सब लोग बोलने लगे कि अगर इंडिया और पाकिस्तान आ गए तो वो जो यूएन के वीडियोस नहीं वायरल होते हैं जहां पर हम लोग लड़ते रहते हैं आपस में, तो बोले यही होता रहेगा, फिर हमारी ना कोई भी मेजर डिस्कशन हो ही नहीं पाएंगी। तो बहुत बाद में यहाँ पर ये लोग मान गए थे जैसे जैसे कर कर, तो चीजें आगे बढ़ी। ओके, तो दिस इज रियलिटी। लाइक अगर हम लोग देखें ना तो बहुत अच्छा हम लोग इंप्रेशन तो डेफिनेटली क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी अलायंस थी, जिसको 2001 में कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान एंड तजाकिस्तान ने फाउंड किया था। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग ऑफेंड होने लगो ये सारी बातें सुनकर। ये थर्ड पॉइंट मतलब आप एक इंडियन की तरह डेफिनेटली पढ़ाई करो, एक इंडियन की तरह जिंदगी जियो,
लेकिन थर्ड पर्सन का पर्सपेक्टिव क्या है वो भी हमेशा समझने की कोशिश करो, चाहे वो अपनी खुद की फाइट्स हो, देश के लिए फाइट्स हो, या फिर वो आपकी ग्लोबल लेवल पर रहे। तो फर्स्ट समिट जो थी वो शंघाई चाइना 2001 में हुई थी। एससीओ यहाँ पर एम करता है कि हमें ना कॉपरेशन प्रमोट करना है, म्यूचुअल सपोर्ट प्रमोट करना है, जैसे कि हमारा ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड सिक्योरिटी में। शंघाई स्प्रिट की बात कर लेते हैं, तो कोर वैल्यू एससीओ की जो है ये हमारी शंघाई स्प्रिट है। अब यहाँ पर म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल बेनिफिट, इक्वालिटी, कंसल्टेशन, रिस्पेक्ट, कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए, और जो परस्यूट था कॉमन डेवलपमेंट का अमंग एससीओ मेंबर्स, उसको लेकर आए। ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज हमने यहाँ पर रशियन और चाइनीज रखी है। समझ रहे हो ना आप चाइना का और रशिया का कितना डोमिनेंस है। तो मेन ऑब्जेक्टिव एससीओ के क्या है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और टेररिज्म फाइट करना, ये तीन चीजें हैं। तो रिलेशनशिप हमारे जो मेंबर स्टेट्स के उनको स्ट्रेंथन करना, कॉर्पोरेशन हमारा पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, ट्रेड, साइंटिफिक, टेक्निकल, कल्चरल, एजुकेशनल स्फेयर्स, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सेफगार्ड करना था रीजनल पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी को एक डेमोक्रेटिक, इक्विटेबल इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर बनाना था। अब कॉम्पोजिशन एससीओ की किस तरह से रही है, तो यहाँ पर हमारी ये 2001 से बढ़ती चली गई। करेंटली 8 मेंबर स्टेट्स हैं। तो शंघाई 5 जो कि कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान ने बनाया था, अब यहाँ पर उज्बेकिस्तान ऐड हो गया 2001 में ही, और इसका नाम हमने रखा शंघाई 5 से एससीओ। फिर ऊफा में यहाँ पर रशिया ने बेसिकली ऊपर रशिया में एससीओ ने डिसाइड किया कि इंडिया और पाकिस्तान को भी एडमिट कर लेंगे, और इंडिया और पाकिस्तान ने मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन साइन किए तजाकिस्तान में, जहां पर उन्होंने बोला कि जो फॉर्मल प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग है वो हमने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ताशकंद यहाँ पर जहां पर लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी। फिर यहाँ पर अस्ताना में इंडिया और पाकिस्तान जो है उन्होंने ऑफिशियली एससीओ को ज्वाइन कर लिया था। ईरान जो है वो आपका फुल मेंबर बन गया 2021 में। अच्छा, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान एंड उज्बेकिस्तान, ये इसके मेंबर्स। ऑब्जर्वर्स कौन कौन है, अफगानिस्तान, बेलारूस एंड मंगोलिया। तो एक टाइम पर अफगानिस्तान में भी गवर्नमेंट हुआ करती थी तालिबान से पहले। फिर डायलॉग पार्टनर्स की बात करें तो यहाँ पर अर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, ठीक है, कंबोडिया, श्रीलंका, तुर्की, इजिप्ट, नेपाल, कतर, सऊदी अरेबिया, कुवैत, मालदीव्स, म्यांमार, यूए, ये सब लोग क्या है, डायलॉग पार्टनर्स बने। ओके, अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या रहा एससीओ का, तो एससीओ में आपके पास सेवरल इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस थे, जैसे काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स। तो ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी बना एससीओ का, और यहाँ पर हेड्स ऑफ स्टेट जो है सभी मेंबर कंट्रीज के देखने के लिए मिले। तो ये एनुअली यहाँ पर मीट करते थे ताकि ओवरऑल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन जो है ऑर्गेनाइजेशन की उसे सेट करे। काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट काउंसिल बनी ऑर्गेनाइजेशन की। एनुअल समिट्स उन्होंने होल्ड करे, जिसमें कि टाइम मेंबर्स जो है वो इश्यूज अपने मल्टीलैटरल कॉर्पोरेशन के डिस्कस करते थे। इसके बाद में आपके पास में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स देखने के लिए मिला। तो यहाँ पर जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे सभी मेंबर कंट्रीज के, वो रिस्पॉन्सिबल हैं ताकि कोऑर्डिनेट करें ऑर्गेनाइजेशन की फॉरेन पॉलिसी को। फिर काउंसिल ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स आए, जिन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर कोऑर्डिनेट किया जाएगा और मैनेज किया जाएगा एससीओ की करंट एक्टिविटीज को, कंडक्ट करेंगे नेसेसरी प्रिपरेशंस मीटिंग्स के लिए काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट की, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की और काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की। फिर आते हैं सेक्रेटेरिएट, तो यहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म है एससीओ की, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल रहेगी कोऑर्डिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो डिसीजंस है ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ड है बीजिंग में। यहाँ पर मेन परमानेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह ये काम करती है। सेक्रेटेरिएट को हेड करते हैं सेक्रेटरी जनरल, और इनको नॉमिनेट किया जाता है बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड अप्रूव करते हैं हेड ऑफ स्टेट्स ऑफ काउंसिल। ठीक है, देन आता है द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसको हम रेड्स बोलते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल है कि कोऑर्डिनेट करेगा एफर्ट्स आपके मेंबर कंट्रीज के बीच में ताकि कॉम्बैट करे टेररिज्म को, सेपरेटिज्म को और एक्सट्रीमिज्म को। रेड्स आपका हेडक्वार्टर है ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। एससीओ बिजनेस काउंसिल, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे बिजनेस कम्युनिटी से सभी मेंबर कंट्रीज के, और रिस्पॉन्सिबल है कि किस तरह से इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को और इन्वेस्टमेंट को मेंबर कंट्रीज के बीच में प्रमोट करना है। एससीओ इंटरबैंक कंसोर्टियम की बात करें तो सेंट्रल बैंक सभी मेंबर कंट्रीज के यहाँ पर आएंगे और रिस्पॉन्सिबल है कि कैसे प्रमोट करेंगे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन अमंग मेंबर कंट्रीज। तो सिग्निफिकेंस क्या है एससीओ की, ये आपका रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर फोकस्ड है।
इसकी फाइट टेररिज्म के अगेंस्ट है, एथनिक सेपरेटिज्म के अगेंस्ट है। एथनिक सेपरेटिज्म मतलब जैसे अपन देखते हैं कि एथनिक वाइज यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे चाइना में बात करें अगर, तो चाइना में मुस्लिम्स है ना, तो मुस्लिम्स को ये लोग सेपरेट कर रही हैं। तो इस तरह की एथनिसिटी सेपरेटिज्म गलत होती है। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा देखा जाएगा, और रीजनल डेवलपमेंट जो है वो हमें प्रमोट करनी है। अकोमोडेट करेंगे लार्ज पॉपुलेशन और वर्ल्ड जीडीपी को, तो 40% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो कवर होती है, 20% ग्लोबल जीडीपी और 22% वर्ल्ड का लैंड मास। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो यहाँ पर एससीओ के पास पोटेंशियल है कि एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करे। अच्छा, ये बढ़ चुका होगा अभी तक, थोड़ा सा यहाँ पर एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे इस डेटा को। तो यहाँ पर अचीव करना है रीजनल इंटीग्रेशन हमारे एशियन कंट्रीज के बीच में, और प्रमोट करेंगे स्टेबिलिटी अक्रॉस बॉर्डर्स। एडिशनली जो एससीओ के एफर्ट्स हैं कि किस तरीके से हमें इंप्रूव करनी है कनेक्टिविटी थ्रू आउट द एरिया। बल्क वार की तरह अगेंस्ट यहाँ पर टेररिज्म एंड ड्रग ट्रैफिकिंग ये काम करेगा। तो यहाँ पर बेसिकली फोकस किया जा रहा है ना ही केवल आपके काउंटर टेररिज्म पर, साथ में ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, मिलिट्री कॉर्पोरेशन एंड इकोनॉमिक कोलैबोरेशन। अब इसको क्वाड के साथ में कंपैरिजन किया जा रहा है। तो एससीओ ने एक ग्रेटर कैपेसिटी दिखाई है। क्वाड आपका ऑस्ट्रेलिया, यूएस है ना, ये लोग मिलकर बनाते हैं। तो शेयर कर रहे हैं मिलिट्री एंड सिक्योरिटी गोल्स थ्रू इट्स रेंज ऑफ इनिशिएटिव्स, जैसे पीस मिशन ड्रिल्स यहाँ पर होती है जिसमें सभी मेंबर्स आएंगे। देन द रिफॉर्म्ड क्वाड हैज बीन एबल टू डू दस फार। इसके बाद में इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस इंडिया के लिए क्या है, काउंटर टेररिज्म की बात कर लेते हैं ये लोग बैठकर। तो एक की कंसर्न जो इंडिया के लिए रहता है, यहाँ पर लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट देखी गई है पाकिस्तान के साथ में, और थ्रेट जो है टेररिज्म का वो बढ़ रहा है। रीजनल स्टेबिलिटी, तो एज अ मेंबर ऑफ एससीओ यहाँ पर इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो कंट्रीब्यूट करें रीजनल स्टेबिलिटी के मेंटेनेंस में और सिक्योरिटी सेंट्रल एशिया की और बियॉन्ड। कनेक्टिविटी की बात की जाती है तो कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हो रही है। इंडिया की खुद की जो प्रायोरिटीज है कि किस तरह से हमें एनहांस करनी है कनेक्टिविटी अपने नेबर्स के साथ में, और अपनी खुद की यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। इसके बाद में एससीओ में ही आपका इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की भी बात होती है। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पर जो एससीओ है वो इंडिया को हेल्प करेगा, इस चीज में हेल्प करेगा, आपका इंडिया को इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन मेंबर कंट्रीज के साथ में एनहांस करने में। इसके अलावा यहाँ पर जो ग्रेटर एक्सेस है मार्केट की, टेक्नोलॉजी की, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की, वो मिल पाएगी। मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी हमने देखा, तो यहाँ आप देखेंगे कि जितनी भी एससीओ है, ठीक है, ये यहाँ पर इंडिया को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ताकि इंडिया मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी कर पाए, अपनी एंगेजमेंट जो है मेंबर कंट्रीज के साथ बढ़ा पाए। हमें रिलेशंस जो है सेंट्रल एशिया के साथ वो बूस्ट करने, तो एक पोटेंशियल प्लेटफॉर्म बनेगा जिसमें कि इंडिया अपना कनेक्ट करेगा सेंट्रल एशिया पॉलिसी के साथ में। अब इंडिया के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं एससीओ में। अब चैलेंजेस में सबसे पहला चैलेंज तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जो टाइज है चाइना और रशिया के साथ, उन्हें बैलेंस करना है। इंडिया क्वाड का पार्ट है, जहां पर अब हम पार्टिसिपेशन कर रहे हैं अगर एससीओ में, तो अपने रिलेशन दोनों मेजर पावर्स चाइना और रशिया के साथ में बैलेंस करने हैं, जिनसे रीजनल और ग्लोबल यहाँ पर प्रायोरिटीज देखी जाएंगी। रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस कर सकने का, तो यहाँ पर एससीओ जो है इसके पास में एक चैलेंज है कि आपके जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं, जैसे टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, ये यहाँ पर आप अदर मेंबर स्टेट्स के साथ कोलैबोरेट कर किस तरीके से आगे बढ़ोगे। इसके बाद में यहाँ पर हमें रिलेशंस मैनेज करनी है पाकिस्तान के साथ में। तो इंडिया और पाकिस्तान जो है, ठीक है, इनके कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है एनिमोसिटी की, तो मैनेज करना रिलेशनशिप एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चैलेंज रहेगा। इकोनॉमिक बेनिफिट्स इंश्योर करना, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है एससीओ की, यहाँ पर हमें अलग अलग इश्यूज जैसे मार्केट एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, इन्हें भी एड्रेस करना होगा। इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को हमें मेंटेन करना है। तो लीडर है हम पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट के, नाम आपको पता होगा, यहाँ पर नेहरू जी ने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर नॉन अलाइन मूवमेंट रहता है, जिसमें कि हम ये बोलते हैं कि जो भी चाहे मेजर पावर्स हो ऑल द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, हम यहाँ पर एक सॉवरेन नेशन रहेंगे और हम यहाँ पर किसी की भी साइड नहीं मुड़ेंगे। और ये हमने स्पेशली कोल्ड वॉर के टाइम पर किया था। तो इंडिया को अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को हमेशा ही बैलेंस करना है, और अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी ध्यान में रखते हुए चलना है कि भाई क्या क्या इसकी कमिटमेंट्स हैं एससीओ की, वो भी देखना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है आपका इशू ऑफ सॉवरेनिटी। तो इंडिया जो है इसने यहाँ पर अपोज किया है बीआरआई को क्लियरली, लेकिन बाकी सभी मेंबर्स ने एम्ब्रेस कर लिया, सब एक्सेप्ट कर आगे बढ़ रहे हैं। फिर लो बायलैटरल ट्रेड देखा गया एससीओ कंट्रीज के साथ में। तो सेंट्रल एशिया, रशिया जो है
उनके साथ में इंडिया का बायलैटरल ट्रेड बहुत कम है एज कंपेयर टू चाइना का जो ट्रेड है रशिया और सेंट्रल एशिया के साथ में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसके बाद में बात करेंगे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की, लेकिन इससे पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और सुन लीजिए। तो 1 सितंबर 2025 में बोला गया कि अब जो एससीओ है, ठीक है, इसके मेंबर स्टेट्स एक डेवलपमेंट बैंक अपना स्टार्ट करेंगे ताकि जो एफिशिएंसी है और जो सोशल डेवलपमेंट है रीजन की उसको बढ़ा पाए। तो यहाँ पर जो अप्रूवल आया है वो एक चाइनीज प्रपोजल के बाद में आया है, जहां पर इन्होंने बोला है कि अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपना एक नया डेवलपमेंट बैंक शुरू करेंगे। और ये जो डेवलपमेंट बैंक होगा ये हमारे जितनी भी एससीओ कंट्रीज हैं, ठीक है, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने में हेल्प करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर एससीओ जो है इसका एक प्रोसेस अपना इम्प्लीमेंट करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में यूरो एशियन रीजन में बेसिकली एक ऐसा मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म और एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाएगा जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। ठीक है, याद रहेगा इतना। चलो अब इसके अलावा यहाँ पर और कोई खास इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड अभी तक तो नहीं है। ये जो एससीओ समिट हुई है जिसमें ये डिसाइड किया गया है 2025 में, ये हुई थी तियानजिन चाइना में। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं आगे। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, जिसको हम IORA भी बोलते हैं या IOR कंट्रीज भी बोलते हैं। अब आप अलग अलग जब भी करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपके ना काम आती हैं। IOR रीजन बहुत ज्यादा अभी न्यूज में था सितंबर और अगस्त में, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आयोरा जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और रीजनल इंटीग्रेशन लेकर आना था मेंबर कंट्रीज के बीच में जो कि इंडियन ओशन के साथ बॉर्डर बनाती हैं। तो यहाँ पर हमें अलग अलग इनिशिएटिव के साथ काम करना था जिससे कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर बैकग्राउंड क्या है, तो स्टैब्लिश हुआ ये 7 मार्च 1997 में, जहां पर विजन था कि हमारे पास में बेसिकली जो हमारे प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर नेल्सन मंडेला, ठीक है, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है, आप लोगों को पता ही होगा, बहुत ज्यादा गांधीयन फिलोसफी को, ये गांधीयन आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। तो ये 1995 में इंडिया में आए थे और तब इन्होंने इसके बारे में बात की थी। तो सेंटिमेंट और रैशनले जो है वो आपका इंडियन ओशियन रिम इनिशिएटिव के अंडर आता है मार्च 1995 में, और क्रिएशन हुआ इसका मार्च 1997 में इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन आर्को। ठीक है, फिर इसके बाद में इसको आयोरा बोलने लग गए। अब यहाँ पर कितने मेंबर्स रहे हैं वो हमें समझना है। तो ये सभी सॉवरेन स्टेट जो है इंडियन ओशियन रिम के, उनके लिए ओपन है, और कोई भी यहाँ पर अगर जो प्रिंसिपल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं आईओआर के उनको फॉलो करता है जिसको चार्टर में दिया हुआ है, तो आप इसके मेंबर बन सकते हैं। करेंटली हमारे पास 23 मेंबर्स हैं। अब इन मेंबर्स को अच्छे से पढ़ते हुए चलना। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कॉमरस, फ्रांस, रियूनियन, इंडिया। फ्रांस क्यों है यहाँ पर, क्योंकि फ्रांस की जो टेरिटरीज हैं, कॉलोनीज हैं अफ्रीका में अभी भी प्रेजेंट है। ओके, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, केनिया, मडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेशेल्स, सिंगापुर, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड यमन। क्या नहीं है, चाइना नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना इन कंट्रीज को चाइना के डोमिनेंस का भी डर था, तो चाइना इसका पार्टनर अभी तक बना भी नहीं है। अब चाइना, इजिप्ट, जर्मनी, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, टर्की, यूके, यूएस, ये सब डायलॉग पार्टनर्स बन गए। स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की बात करें तो रीजनल सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये आपका बेस है तेहरान ईरान में। फिशरी सपोर्ट यूनिट, ये आपका बेस है मस्कट ओमान में। 2 ऑब्जर्वर्स हैं, इंडियन ओशन रिसर्च ग्रुप, वेस्टर्न इंडियन ओशन मैराइन साइंस एसोसिएशन। ऑब्जेक्टिव्स क्या है आयोरा के, तो यहाँ पर आपको अंडरपाइन किया गया है बाय द प्रिंसिपल ऑफ ओपन रीजनलिज्म। प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल ग्रोथ और बैलेंस डेवलपमेंट हमारे रीजन की और मेंबर स्टेट्स की। अब यहाँ पर फोकस किया जाएगा इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के उन एरियाज में जहां पर मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज, डेवलपमेंट, शेयर्ड इंटरेस्ट और म्यूचुअल बेनिफिट्स की प्रोवाइड की जाएंगी। लिबरलाइजेशन, इम्पेडिमेंट्स को रिमूव करना, लोअर बैरियर्स टवर्ड्स अ फ्रीयर एंड एनहांस्ड फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये समय हमें इंडियन ओशन रिम में लेकर आना है। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म आयोरा के, तो सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। तो आयोरा का एपेक्स बॉडी जो है वो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स COM है, जो कि एनुअली मीट करेगा। कमिटी ऑफ सीनियर ऑफिशियल, CSO जो है एसोसिएशन का,
कंपोज्ड ऑफ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ मेंबर स्टेट्स। तो ये बाई एनुअली मीट करेगा ताकि रिव्यू और प्रायोरिटाइज करें आयोरा की एक्टिविटीज को। फिर आता है ट्रोइका। ट्रोइका यहाँ पर आपके चेयर, वाइस चेयर और प्रीवियस चेयर जो है वो अप्लाई करेंगे टू COM। इसके बाद में एंड CSO, यहाँ पर इनकी जो मीटिंग होगी, ठीक है, वो आपकी कैसे होगी, COM और CSO की जो मीटिंग्स हैं ये पहले अपने आप आपस में मिलेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर प्रोग्रेस देखेंगे, एस्टैब्लिशमेंट देखेंगे एडिशनल मैकेनिज्म का, और पॉलिसी डायरेक्शन क्या रहेगी आयोरा की। फिर सेक्रेटेरिएट्स की मीटिंग होती है जिसको यहाँ पर होस्ट किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ मॉरिशियस, जो कि साइबर सिटी एबिन मॉरिशियस में बेस्ड है। अब यहाँ पर ये मैनेज, कोऑर्डिनेट, सर्विस, मॉनिटर करेंगे जो पॉलिसी डिसीजंस है उनको, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है, वर्क प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट्स अडॉप्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अच्छा, एक दिमाग में आप लोगों के क्वेश्चन अभी तक नहीं आया या फिर आ भी गया होगा शायद, कि जितनी भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस को आप पढ़ रहे हो वहां पर आपके पास में जो मेजर कंट्रीज होती हैं वो अपने अंदर हेडक्वार्टर रखती हैं इसको। इंडिया में अभी तक ऐसा नहीं हुआ, नेपाल के पास में भी हेडक्वार्टर मिल जाएगा, भूटान के पास में भी कुछ ना कुछ ऑफिस मिल जाएंगे, लेकिन इंडिया का ऐसा कुछ अभी तक देखने के लिए नहीं मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो नेबर फर्स्ट पॉलिसी लेकर चलता है, और यहाँ पर इन्होंने बोला था कि जो हमारे नेबर्स हैं हम इनको एम्पावर करेंगे, और इस तरह के जब यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट के हेडक्वार्टर्स बनते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर टूरिज्म भी बढ़ता है, विजिट्स भी बढ़ती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इंडिया की जगह बाकी जगह आपको ये ज्यादा इनके हेडक्वार्टर्स देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पर इंडिया जो है वो एक मेजर पावर रहती है। आगे समझ में? फंक्शनल, अब ये अच्छा भी है और बुरा भी है, दोनों चीजें हैं इसकी। फंक्शनल बॉडीज की बात करें तो स्ट्रेंथन और प्रमोट करेंगे एक्टिविटीज हमारे एसोसिएशन में। COM जो है वो स्टैब्लिश कर रहा है फंक्शनल बॉडीज को, जैसे वर्किंग ग्रुप, सब वर्किंग ग्रुप्स, सेक्टोरल क्लस्टर, कोर ग्रुप्स, डायलॉग फोरम्स। फॉर एग्जांपल, इंडियन ओशियन रिम एकेडमिक ग्रुप, वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। स्पेशलाइज्ड एजेंसीज यहाँ पर स्टैब्लिश होती हैं बाय डिसीजन ऑफ द मेंबर स्टेट्स, जिसको अडॉप्ट किया जाता है बाय COM, ताकि हम यहाँ पर प्रमोट करें एक्टिविटीज इन कॉर्पोरेशन विद आयोरा। बजट की बात करें तो जो एनुअल बजट है ऑफ द सेक्रेटेरिएट वो किसके ऊपर बेस्ड है, एनुअल मेंबरशिप कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय द मेंबर स्टेट। स्पेशल फंड यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसकी मीटिंग होल्ड हुई थी कोलंबो, श्रीलंका 2004 में। एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जहां पर सपोर्ट और कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं फंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम अडॉप्टेड बाय द एसोसिएशन। अब प्रायोरिटी एरियाज क्या रहेंगे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के, वो देखते हैं। देखो, इसमें रहेगा आपका मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, है ना। इसके अलावा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, फिशरीज मैनेजमेंट, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, एकेडमिक, साइंस, टेक्नोलॉजी, कॉर्पोरेशन, टूरिज्म एंड कल्चरल एक्सचेंज और विमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो सबसे पहले आयोरा जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सिस्टिंग नेशनल, रीजनल, ग्लोबल इनिशिएटिव्स जो हैं उनको हम यहाँ पर लेवरेज करेंगे, उनका फायदा उठाएंगे और बॉल्स्टर करेंगे कोऑर्डिनेशन एंड फैसिलिटेट करेंगे यूनिफाइड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब यहाँ पर फ्लैगशिप इनिशिएटिव जैसे कि इंडियन ओशन रीजन डायलॉग रहेगा, अभी हम इन्हें पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पर हम पर्टिनेंट इश्यूज जो हैं आपके मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड वो डिस्कस करते हैं। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन में यहाँ पर हम ट्रेड लिबरलाइजेशन की तरफ जाएंगे, लोअर करेंगे बैरियर्स ताकि हम यहाँ पर फ्रीयर फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें। आयोरा का जो एक्शन प्लान है 2017 से 21 तक का, यहाँ पर हमने 7 एम्बिशियस टारगेट्स रखे हैं फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, जिनको समराइज कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है ताकि जो बैरियर्स है हमारे ट्रेड में उन्हें रिड्यूस करें। फिर हमें कॉर्पोरेट करना है स्मॉल एंड मिड साइज एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए। एक ऑनलाइन आयोरा ट्रेड रिपोजिटरी बनानी है जिसमें कि बिजनेसेस को हम असिस्ट करेंगे कि किस तरीके से उन्हें ट्रेड इंफॉर्मेशन मिल सकती है। एक इन्वेस्टमेंट गाइड बनाएंगे जिसमें कि हम इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेंगे। साथ में हम रिवाइटलाइज करेंगे यहाँ पर हमारे आयोरा के प्राइवेट सेक्टर आर्म जो कि इंडियन ओशन रिम बिजनेस फोरम है, और अपना जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उन्हें प्रमोट करने के लिए कॉर्पोरेट करेंगे। साथ में बिजनेस ट्रैवल जो है उसको इजियर बनाएंगे। फिर आता है फिशरीज मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब देखो आपको पता है इंडियन ओशन में जैसे श्रीलंका और इंडिया है, इनकी काफी कॉन्फ्लिक्ट रहती है, तो हाई इंपॉर्टेंस दी गई है कि किस तरीके से जो कॉर्पोरेशन है हमारे फिशरीज मैनेजमेंट सेक्टर में उसे स्ट्रेंथन करा जाए। तो यहाँ पर साथ में हमने ब्लू इकोनॉमी की बात की है, जैसा कि हमारे आयोरा के एक्शन प्लान में हमने देखा भी है।
अभी इसको हम आगे पढ़ेंगे कि फिशरीज, एक्वाकल्चर, ओशन एनर्जी का रिन्यूएबल, ओशन एनर्जी, सी पोर्ट, शिपिंग, किस तरह से हम इस पर काम करेंगे, तो वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। आयोरा का एक्शन प्लान 2017 से 21 का। फिर यहाँ पर फिशरीज सपोर्ट यूनिट, जिसमें कि हमारे पास में मैनेज करना और स्पेयर हेड करना है आयोरा के एफर्ट्स, ताकि हम आइडेंटिफाई करें और जो की फिशरीज रिलेटेड इश्यूज हैं उनको हम डिस्कस करें। इसके बाद में डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, तो आईओर जो है इंडियन ओशन रीजन, इसको हम वर्ल्ड का हजार्ड बेल्ट भी बोलते हैं, क्योंकि डिजास्टर्स आते हैं। हमने देखा था सुनामी आई थी। अब यहाँ पर नेचुरल और मैन मेड भी होती हैं चीजें। आयोरा यहाँ पर डीआरएम को एक मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट की तरह लेता है, एज इसमें पार्टिसिपेशन आपके मल्टीट्यूड ऑफ स्टेक होल्डर्स का देखा जाएगा, नेशनल गवर्नमेंट्स, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, रीजनल एंड इंटरनेशनल पार्टनर्स, डोनर्स, सिविल सोसाइटी एंड प्राइवेट सेक्टर। तो सितंबर 2019 में आयोरा ने कोलैबोरेट करा आईओसी यूनेस्को के साथ में और एक इंटरनेशनल सिंपोजियम बनाया ऑन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम। कोर ग्रुप में इंडोनेशिया, मॉरिशस, मोजाम्बिक एंड श्रीलंका थे और मेंबर स्टेट्स भी थे। तो यहाँ पर हमने एक क्या करना है, वर्क प्लान जो है फाइनलाइज करना है, अभी करा नहीं है, और आयोरा गाइडलाइंस बनानी है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ की। एकेडमिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन, तो जकार्ता कॉनकॉर्ड जो है इसको अडॉप्ट किया गया था बाय आयोरा हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट इन मार्च 2017, जिसमें कि हमने कमिट किया कि हम स्ट्रेंथन करेंगे हमारे एकेडमिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन को। ठीक है, और यहाँ पर हमने और क्या बात की, हमने बोला कि हमें साइंटिफिक नॉलेज जो है इसे इंक्रीज करना है, रिसर्च कैपेसिटी को डेवलप करना है, मरीन टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना है हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए और एकेडमिक्स के लिए। अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर लेकर आनी है ताकि एक्सेसिबल और अफोर्डेबल स्कॉलरशिप्स हो, कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके, हम ह्यूमन डेवलपमेंट करा पाए, और यहाँ पर जो है फोकस दिया जाएगा लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर और स्मॉल आइलैंड्स डेवलपिंग स्टेट्स के लिए। साथ में यहाँ पर शेयरिंग और कोलैबोरेशन जो है टेक्नोलॉजी इनोवेशन में, उसकी प्रमोशन की बात की गई। बोले कि ई गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करो और जो बाकी अदर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसमें भी आप ऐसे सोल्यूशंस लेकर आओ। स्ट्रेंथन और स्पेशलाइज करो एजेंसीज को ताकि हम बेटर परफॉर्म कर सके देयर मैंडेट्स। अब टूरिज्म एंड कल्चरल एक्सचेंजेस की बात करें तो इंडियन ओशन रीजन जो है वो होम है टू 2.5 बिलियन ब्यूटीफुल पीपल, जहाँ पर 1/3 वर्ल्ड की पॉपुलेशन कवर हो रही है, और यहाँ पर ये सभी लोग डाइवर्स ओराइजन्स, कल्चर्स, लैंग्वेज एंड रिलीजन से हैं। तो आयोरा प्रमोट करता है टूरिज्म, कल्चरल एक्सचेंज। तो यहाँ पर प्रपोज पॉलिसी डायरेक्शंस दी गई हैं गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस के लिए, और प्लेटफॉर्म यहाँ पर देते हैं ताकि डायलॉग प्रमोट कर सके हम इन टूरिज्म, प्रमोटिंग टूरिज्म अमंग मेंबर स्टेट्स, डायलॉग पार्टनर्स एंड अदर इंटरनेशनल बॉडीज। अब कुछ फोकस एरियाज है जहाँ पर सब पहले आएगा आपका ब्लू इकोनॉमी। अब ब्लू इकोनॉमी में हमारी क्या बातें होती है कि भाई देखो, हमें ना पता है इंडियन ओशन रीजन जो है ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है, तो हमें यहाँ पर ब्लू इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसके ऊपर एम्फेसाइज किया गया सस्टेनेबल, इंक्लूसिव और पीपल सेंटर्ड मैनर में। तो आयोरा सेक्रेटेरिएट जो है इसने कुछ 6 प्रायोरिटी प्लस जो है ब्लू इकोनॉमी के, उन्हें आइडेंटिफाई किया। कौन कौन से हैं? सबसे पहले फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, फिर है रिन्यूएबल ओशन एनर्जी, फिर है सी पोर्ट्स एंड शिपिंग, देन ऑफशोर हाइड्रोकार्बन्स एंड सीबेड मिनरल्स। इसके बाद में आता है मरीन बायोटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड देन आता है टूरिज्म। ठीक है, तो विमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करें तो आयोरा जो है वो कमिटेड है जेंडर इक्वालिटी और विमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की तरफ। आयोरा स्टैब्लिश कर रहा है विमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एज अ स्पेशल एरिया ऑफ फोकस। अब इन्होंने इसको किया 13th काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुई थी हमारी पर्थ ऑस्ट्रेलिया में 1 नवंबर 2013 में। इंटरनेशनल विमेन्स डे मनाया जाता है 2022 में। तो यहाँ पर आज जो मनाया गया था उसमें आयोरा ने एक आयोरा जेंडर प्लस भी निकाला था। अब कुछ फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है प्रोजेक्ट्स हैं इनके, जैसे कि आपका इंडियन ओशन डायलॉग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेल्सन मंडेला इंटर्नशिप प्रोग्राम। ठीक है, आयोरा का एक यूएन वुमेन प्रोजेक्ट भी है, फिर सोमालिया यमन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पर अब इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आईओडी जो है वो यहाँ पर एक स्टैंड अलोन ट्रैक कर रहा है 1.5 डिस्कशन डायलॉग अपने पॉलिसी मेकर्स, एक्सपर्ट्स और एकेडमिक्स के बीच में। ठीक है, तो इनफॉर्मल डायलॉग होगा टॉप लेवल पॉलिसी डिसीजन मेकर्स के बीच में, जहां पर एक ओपन और फ्री फ्लोइंग डायलॉग होगा। की रिप्रेजेंटेटिव्स आपके आयोरा मेंबर स्टेट से आएंगे, जैसे स्कॉलर्स, एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट, पॉलिसी मेकर्स, अलग अलग गवर्नमेंट, थिंक टैंक, सिविल सोसाइटी से, और काम करेंगे नंबर ऑफ क्रूशियल स्ट्रेटेजी इश्यूज में ऑफ आयोरा। फिर आता है सोमालिया यमन डेवलपमेंट प्रोग्राम।
तो यहाँ पर हम एक्सपर्ट्स और ऑफिशियल्स लेकर आएंगे अलग अलग एरिया से, ताकि प्रमोट करें नॉलेज शेयरिंग और बेस्ट प्रैक्टिसेस आयोरा मेंबर स्टेट्स की, और एनहांस करेंगे कैपेसिटी ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। फिर आयोरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो यहाँ पर इसको लेकर आए 2014 में, जिसमें कि हमने डेडिकेट किया लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को कि भाई यहाँ पर जिनको भी असिस्टेंस चाहिए, सपोर्ट चाहिए कि अपने प्रोडक्ट्स लेकर आए, तो यहाँ पर हमने शेयरिंग एक्सपीरियंसेस को प्रमोट करना था और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं अमंग आयोरा मेंबर स्टेट्स। तो फिर आयोरा नेल्सन मंडेला जो है यहाँ पर बी द लीगेसी इंटर्नशिप प्रोग्राम, इसमें हमने एक स्ट्रॉन्ग ग्रोइंग बेस यंग पीपल का जो है हमारे इंडियन ओशन रीजन में, उसको क्रिएट करने की कोशिश की, ताकि हम यहाँ पर उनकी नीड्स को समझते हुए सेफगार्ड करें इंडियन ओशन को और एक सेफ, सिक्योर और सस्टेनेबल वे में इसको डेवलप करें। देन आता है आयोरा यूएन विमेन प्रोजेक्ट, जहां पर की आयोरा यूएन विमेन प्रमोटिंग विमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इन इंडियन ओशन रिम प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर हमें स्ट्रेंथन करना था रिसर्च को विमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के ऊपर, और प्रमोट करना था विमेन का एम्पावरमेंट प्रिंसिपल्स इन द रीजन, जिसको सपोर्ट कर रहे थे ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड। अब इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, इंडियन ओशन जो है वो ओपन है और सेफ है, तो हमें यहाँ पर जो पायरेसी हो सकती है, फॉरेन इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिल सकता है, तो उससे इंडिया को बचाना है। ठीक है, दूसरा हमारे लिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, 80% ग्लोबल ऑयल ट्रेड जो है वो आयोरा के अंडर ही आता है, तो इंडिया को एक यहाँ पर ट्रेड और सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिल जाएंगे। फिर ये आपका कम पॉलिटिकल है, जैसे सार्क या क्वाड है वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल है, तो ये एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा। साथ में ब्लू इकोनॉमी जो है, अब इंडिया भी अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स लाता रहता है ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड, तो इंडिया जो है वो लीड कर सकता है मैरीटाइम टेक्नोलॉजी, फिशरीज एंड शिपिंग में। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर अब देखते हैं कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एक की ब्लॉक क्यों है इंडिया के लिए, डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। तो आयोरा क्या है, होम है टू 1/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन और एक ग्लोबल ट्रेड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ पर 80% ऑयल ट्रेड, 50% आपका कंटेनराइज्ड कार्गो, 33% आपका बल्क कार्गो इसी के वाटर्स के थ्रू पास होता है। अब रीजन में हम जनरेट करेंगे अप्रोक्सीमेटली $1 ट्रिलियन इन गुड्स एंड सर्विसेज इंट्रा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन ट्रेड, जिसका वैल्यूएशन अराउंड $800 बिलियन है। इसके अलावा जो चैलेंजेस हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे सार्क या फिर बिम्स्टेक में, हम देख रहे थे कि यहाँ पर आपके पास में कुछ ना कुछ यूनिक चैलेंजेस रहते हैं, और जिनको आपके जियोपॉलिटिकल या इकोनॉमिक नीड्स जो है यूआर कंट्रीज की, वो फुल्ली एड्रेस नहीं कर पाते। क्वाड और चाइनीज इनिशिएटिव्स में क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग ने यहाँ पर प्रोग्रेस तो करी है, लेकिन यूएस लेड रहता है कहीं ना कहीं, तो चाइना जो है वो एक्टिवली परस्यू कर रहा है रीजनल एंगेजमेंट में, अब अलग अलग इनिशिएटिव्स जैसे बीआरआई को लेकर आए हैं, और इंडिया यहाँ पर एक्सक्लूडेड है। फिर आयोरा एक सेफ स्पेस की तरह काम करता है इंडिया के लिए और अदर रीजनल कंट्रीज के लिए, जहाँ पर डायरेक्ट बिग पावर राइवलरीज जो है वो अवॉइड की गई है। तो मेंबरशिप यहाँ पर कंसेंसस के बेस पर है, कंटेंशंस के ऊपर नहीं है, उसको थोड़ा कम किया गया है। पाकिस्तान को एडमिट नहीं करा गया ग्रुप में, पार्शियली क्योंकि यहाँ पर जो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस है इंडिया का, ठीक है, वो ये एक्सटेंड नहीं कर पा रहे थे। फिर आयोरा की प्रायोरिटी एरियाज की बात करें तो फोकस करा हमने 7 प्रायोरिटीज एरियाज पे, जैसे मैरीटाइम सेफ्टी, सिक्योरिटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, फिशरीज मैनेजमेंट, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, एकेडमिक एंड साइंटिफिक कॉर्पोरेशन, टूरिज्म, कल्चरल एक्सचेंज, जेंडर एम्पावरमेंट। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, तो यहाँ पर डिस्कशन जो होता है आयोरा के अंदर वो स्ट्रेटेजिक कॉन्सर्न्स का रहेगा। तो इम्पोर्टेंस है कि हमें फ्री और ओपन इंडियन ओशन मेंटेन करना है, सेफ गार्ड करना है इसको पायरेसी के अगेंस्ट, और एक रीजन बनाना है जो कि एक सेफ और इंक्लूसिव स्पेस रहे, जहां पर इंटरनेशनल कन्वेंशंस को रिस्पेक्ट करा जाए, नॉर्म्स को रिस्पेक्ट किया जाए, जैसे कि यूएन क्लॉज। रीइंफोर्स्ड आइडेंटिटी, तो अभी जो हमारी आयोरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी, उसमें थीम थी रीइंफोर्सिंग इंडियन ओशन आइडेंटिटी, जिसको हाईलाइट किया गया। तो हम ऑर्गेनाइजेशन की जो कमिटमेंट है कि उनको यूनिटी को स्ट्रेंथन करना है और आइडेंटिटी जो है इंडियन ओशन नेशंस की। अब आयोरा भी यहाँ पर कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करता है, जैसे बहुत ज्यादा डाइवर्स मेंबरशिप है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, ओवरलैप कर रहा है बाकी रीजनल ब्लॉक्स के साथ में, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इंडो चाइना, इंडो पाकिस्तान इस तरह की देखता है, और वीक कोऑर्डिनेशन, एंड यहाँ पर फंडिंग बहुत कम है। ठीक है,
तो सबसे पहले यहाँ पर डाइवर्स मेंबरशिप ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, जिसमें आयोरा का जो ब्रॉड मेंबरशिप है, इसमें कंट्रीज जिनमें कि हमारे पास में वेरिंग ऑब्जेक्टिव्स है, चेंज होते हुए ऑब्जेक्टिव्स है। पर्टिकुलरली अगर हम मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन को डाइवर्स पर्सपेक्टिव से फायदा तो होता है, लेकिन ये चैलेंज की तरह भी उभर आते हैं। जैसे कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो कॉन्फ्लिक्ट एट द एंड हो सकता है अच्छे रिजल्ट दे दे, हो सकता है यहाँ पर दिक्कत भी आए। तो हमारे पास डिसएग्रीमेंट सक्सेसफुल कॉर्पोरेशन हमारे मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए जो है उसमें हो सकता है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज देखी गई है, तो वर्ल्ड के जो वेल्थिएस्ट नेशंस हैं वो सभी साथ में अगर आ रहे हैं, जैसे कि यूएई हो गया, सिंगापुर हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, विद सम ऑफ द पुअरेस्ट जैसे मोजाम्बिक या फिर स्मॉल आइलैंड नेशंस हो गए जिनका जीडीपी बहुत कम है, तो वो सब साथ में आ रहे हैं। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज की वजह से अनइवन बेनिफिट्स मिलते हैं आयोरा प्रोजेक्ट्स में, जिससे कि इकोनॉमिक कंपटीशन और रिसेंटमेंट देखने के लिए मिलता है। कंपटीशन विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस, तो यहाँ पर आयोरा जो है वो न्यूमरस अदर रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में कॉम्पीट कर रहा है अटेंशन और इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो 14 ऐसी बॉडीज हैं जो कि आयोरा मेंबर स्टेट्स की काउंट हो रही है अमंग देयर मेंबरशिप। एक चैलेंज बन गया आयोरा का कि वो अपनी रेलेवेंस को कैसे मेंटेन करे। जियोपॉलिटिकल डिस्प्यूट्स, तो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट्स जो है वो आयोरा की ग्रोथ और इफेक्टिवनेस को अफेक्ट करती है। जैसे इंडिया ने पाकिस्तान को एक्सक्लूड करा दिया था आयोरा मेंबरशिप से, तो यहाँ पर ऑनगोइंग टेंशंस देखने के लिए मिली। तो यहाँ ये जो डिस्प्यूट्स है ना ही केवल टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स, लेकिन मैरीटाइम रिल्म जो बन रही है उसको भी इम्पैक्ट कर रही है। चाइनीज इन्वॉल्वमेंट, तो इंडिया जो है वो चाइना की इन्वॉल्वमेंट को इंडियन ओशन रीजन में ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अब आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर बेल्ट रोड इनिशिएटिव हो गया। साथ में एक्सपर्ट्स आर्ग्यू करते हैं कि जो चाइनीज इंगेजमेंट है वो हो सकता है आयोरा प्रपोजल्स को बेनिफिट करे, स्पेशली अगर ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड है, लेकिन इंडिया को लगता है कि पावर शिफ्ट हो जाएगी इंडिया से चाइना की तरफ हो। ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपको पता है अगर चाइना को हमने खुला छोड़ दिया तो उन्होंने तो सारी जितना भी रीजन है उसे कैप्चर कर लेना है किसी ना किसी तरीके से। फिर आती है बात कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन की, तो हमें इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन को इंश्योर करना है मेंबर स्टेट्स के बीच में, तभी आयोरा सक्सेसफुल हो पाएगा। और ये चैलेंजिंग है क्योंकि बहुत सारे अलग अलग पॉलिटिकल एजेंडास भी देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट आता है असेंशियल स्टेप्स अहेड ऑफ आयोरा। तो हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। हम देखो यूनिटी कंसेंसस अपने जो मेंबर्स हैं उनके बीच में बिल्ड कर सकते हैं, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और ट्रेड लिंक्स स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ब्लू इकोनॉमी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर और यूथ के ऊपर फोकस कर सकते हैं, सेक्रेटेरिएट को ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं, मीनिंगफुली यहाँ पर अपने जो डायलॉग पार्टनर्स हैं जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इनके साथ एंगेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो फॉस्टर करना होगा कंसेंसस एंड यूनिटी। तो आईओआर के जो मेंबर स्टेट्स हैं ये कंसेंसस बिल्ड कर रहे हैं और यूनिटी हमारे की रीजनल इश्यूज में, जिसमें आपके पास जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाती हैं जिन्हें एड्रेस करना जरूरी है किसी भी रीजन में, ताकि एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट क्रिएट हो कॉर्पोरेशन के लिए। साथ में जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्हें एनकरेज करना चाहिए डीपर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और कॉर्पोरेशन अमंग मेंबर स्टेट्स। फोकस करना है ट्रेड लिबरलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और डेवलपमेंट करनी है रीजनल वैल्यू चेन्स की। स्ट्रॉन्ग सेक्रेटेरिएट एंड स्ट्रीमलाइन ब्यूरोक्रेसी बनानी है, तो आयोरा के जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्हें आयोरा सेक्रेटेरिएट को स्ट्रेंथन करना है ताकि इफेक्टिव सपोर्ट और कोऑर्डिनेशन मिल पाए मेंबर स्टेट इनिशिएटिव को। साथ में जो ब्यूरोक्रेसी है उसको भी स्ट्रीमलाइन करना होगा विद इन आयोरा, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा एफिशिएंट एंड रिस्पॉन्सिव बनाए टू द नीड्स ऑफ इट्स मेंबर्स। ठीक है। फिर हमें कुछ कॉन्क्रीट एक्शंस लेने होंगे प्रायोरिटी एरियाज में। तो आयोरा के जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्हें स्ट्रेंथन करना होगा कॉन्क्रीट एक्शंस मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर, फिशरीज मैनेजमेंट, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, एकेडमिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन के ऊपर। फिर यहाँ पर बात की जाती है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की, तो एसोसिएशन जो है वो एम्फेसाइज करेगा कि किस तरीके से सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होना चाहिए। पर्टिकुलरली अगर हम ब्लू इकोनॉमी की बात करें, किस तरह से सस्टेनेबल फिशिंग को प्रमोट करना है, कंजर्वेशन करना है, क्लाइमेट रेजिलियंस इनिशिएटिव लेकर आने हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो मेंबर स्टेट्स को पार्टनरशिप अपने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के बीच में फॉस्टर करनी है ताकि इन्वेस्टमेंट इनोवेशन आए इन द रीजन। एसोसिएशन जो है वो प्रमोट करेगा अवेयरनेस आउटरीच हमारी सिविल सोसाइटी, एकेडमी और प्राइवेट सेक्टर में। स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट होनी चाहिए डायलॉग पार्टनर्स के साथ में, तो आयोरा एक्टिवली एंगेज करेगा आपके डायलॉग पार्टनर्स के साथ में जो कि रीजन से बाहर है, ताकि हम कंट्रीब्यूट करें रीजन की डेवलपमेंट और सिक्योरिटी। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान का। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम इंडियन ओशियन कमीशन।
अब इंडियन ओशन कमीशन क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है, स्टैब्लिश हुई थी 1984 में विक्टोरिया एग्रीमेंट सेशलिस्ट के अंदर। तो यहाँ पर हेडक्वार्टर्ड है ये मॉरिशस में, 5 आइलैंड नेशंस इसके मेंबर्स हैं, मडागास्कर, कॉमरोस, मॉरिशस, सेशलिस एंड ला रीयूनियन फ्रांस, ठीक है। तो ये जो ला रीयूनियन है ये वही एक कॉलोनियल स्टेट है, उस आइलैंड है बेसिकली एक उसका फ्रांस का, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं इसको। तो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको 1984 में लेकर आए थे ताकि जो इंटरेस्ट है वेस्टर्न इंडियन ओशन आइलैंड के उनको हम प्रोटेक्ट करें। तो मडागास्कर, कॉमरोस, ला रियूनियन फ्रांस जो है वो ओवरसी कर रहा है टेरिटरी को, समझ जाओ कॉलोनी ही है, अब डायरेक्टली नहीं बोलोगे बस ऐसे लिख देना। मॉरिशस और सिसलिस। अब यहाँ पर कमीशन के 5 ऑब्जर्वर्स हैं, इंडिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, माल्टा एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रेंकोफोइन, ठीक है, OIF। OIF एक 54 फ्रेंच स्पीकिंग नेशंस कलेक्टिव है, बेसिकली छोटे छोटे 54 आइलैंड्स। इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया 1984 में विक्टोरिया एग्रीमेंट के थ्रू। यहाँ पर इंडियन ओशन कमीशन को, कमीशन का एक खुद का सेक्रेटेरिएट है जो कि मॉरिशस में है और इसको सेक्रेटरी जनरल हेड करते हैं। इंडिया ने एक ऑब्जर्वर स्टेटस का यहाँ पर लिया है इंडियन ओशन कमीशन का, और यहाँ पर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है ये क्योंकि इंपॉर्टेंट रीजनल इंस्टीट्यूशन है वेस्टर्न अफ्रीकन इंडियन ओशन का। सिग्निफिकेंस क्या रहेगा ऑब्जर्वर स्टेटस जो हमने लिया है, तो स्ट्रेटेजिक एक्सेस काउंटर कर पाएंगे चाइना को, फ्रांस कॉर्पोरेशन मिल जाएगा, मोजाम्बिक चैनल इंपॉर्टेंस मिल जाती है, और जो हमारी सागर पॉलिसी है उसको हम यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं। तो एंगेज करेंगे वेस्टर्न इंडियन ओशन के साथ में, फैसिलिटेट करेंगे कलेक्टिव एंगेजमेंट विद द आइलैंड्स इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन जो कि अभी स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट हो गए हैं। चाइना की जो ग्रोइंग प्रेजेंस है रीजन में, अब इसे समझते हुए इंडिया यहाँ पर अपनी नेवल प्रेजेंस को बढ़ाएगा, सपोर्ट यहाँ पर गेन करेगा इसके मैरीटाइम प्रोजेक्ट से अक्रॉस द इंडो पैसिफिक। वेस्टर्न इंडियन ओशन यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है इंडियन ओशन लिंकिंग साउदर्न ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू वाइडर इंडियन ओशन एंड बियॉन्ड, तो यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी हो जाएगी। फिर हमें मोजाम्बिक चैनल जो है उसमें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, तो आईओसी आइलैंड्स जो है वो यहाँ पर चोक पॉइंट्स की तरह काम करते हैं इन द ओशियन इंडियन ओशन मोजाम्बिक चैनल, ठीक है। तो मोजाम्बिक चैनल एक आर्म है इंडियन ओशन की जो कि अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ मडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में आ जाती है। अब मोजाम्बिक चैनल यहाँ पर अपनी सिग्निफिकेंस को लूज करता जा रहा है क्योंकि स्यूज कैनाल और यहाँ पर इसकी ओपनिंग हुई, ठीक है। साथ में जो रिसेंट हॉस्टिलिटीज देखी गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जहाँ पर आपने देखा कि जो ओरिजिनल रूट थी फॉर बिगर कमर्शियल वेसल्स, ठीक है, उसको बैक करने के लिए हमें एक चैनल की भी जरूरत थी। देखो ये ना कैसे है, मानकर चलो कि यहाँ पर ना कुछ इस तरीके से तो आपका मोजाम्बिक आ जाता है और इधर तरफ ना आ जाता है आपका मडागास्कर। अब इन दोनों के बीच में एक पूरा एरिया है, वाटर बॉडी एरिया है जिसमें इंडियन ओशन पास हो रहा है और ये कहलाता है आपका मोजाम्बिक चैनल, ठीक है। अब मोजाम्बिक चैनल की इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी है यहाँ पर कि एक आपका चोक पॉइंट की तरह ये काम कर सकता है ना, अगर हमें ट्रेड वगैरह रोकना है तो उसको यहाँ पर हमारा कंटिन्यू रहे, इसलिए इंडियन ओशन कमीशन जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है और एक हमारे पास में रूट बनी रहती है। स्विस कैनाल के बारे में आपको पता ही होगा कि इजिप्ट से ये जाती है और यूरोप को कनेक्ट करती है अफ्रीका के थ्रू, तो एशिया से अगर कोई भी ट्रेड होना है तो वो हमारे लिए सबसे सस्ता रूट रहता है। नेचुरल गैस रिजर्व्स आपको मोजाम्बिक चैनल में देखने के लिए मिलते हैं जो कि सिग्निफिकेंस इस रीजन की बढ़ा देते हैं। कॉपरेशन विद फ्रांस में हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें जो कॉपरेशन है फ्रांस के साथ में वो भी बूस्ट करना है, एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हमारी वेस्टर्न इंडियन ओशन में देखी गई है। अब आ जाओ सागर पॉलिसी पर। सबसे पहले तो इसके बारे में मैंने आपको करंट अफेयर्स में भी पढ़ाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी इसके बारे में आता रहता है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये है सागर पॉलिसी, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्सटेंड करना है इंडिया के सागर पॉलिसी को, एंड ये आर्टिकुलेशन है इंडिया का विजन की भाई हमारे जो इंडियन ओशन है इसमें किस तरह से जो कैपेसिटीज है उन्हें हमें एनहांस करना है ताकि हम अपनी लैंड को और मैरीटाइम टेरिटरीज को सेफगार्ड करें, इसके इंटरेस्ट को यहाँ पर प्रोटेक्ट करें, साथ में इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन को डीपन करते हुए इन द रीजन एक्शन लेना है अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर सामने आते हैं या फिर मैरीटाइम थ्रेट्स लाइक पायरेसी या टेररिज्म देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका एपैक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। एपैक भी काफी इंपॉर्टेंट बॉडी रहती है, तो एक गवर्नमेंटल फोरम है 21 मेंबर इकोनॉमीज का पैसिफिक रिम
जो कि प्रमोट करते हैं फ्री ट्रेड थ्रू आउट द एशिया पैसिफिक रीजन। यहाँ पर सक्सेस देखी जाएगी एशियान की सीरीज ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस जो कि लॉन्च हुई थी मिड 1980s में। एपैक स्टार्ट किया गया था 1989 में, ताकि यहाँ पर जो ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस है एशिया पैसिफिक इकोनॉमीज की, उसके रिस्पॉन्स में हम इसको लेकर आए थे। और जो हमारे रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स थे, ठीक है, अगर दूसरे वर्ल्ड पार्ट ऑफ वर्ल्ड में जो स्टार्ट हो रहे थे उनके लिए भी, तो यहाँ पर हमें न्यू मार्केट्स स्टैब्लिश करने थे अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल्स के लिए बियॉन्ड यूरोप। हेडक्वार्टर्ड है ये सिंगापुर में। ईपैक जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया है वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल मल्टीलैटरल ब्लॉक्स एंड ओल्डेस्ट फोरम्स आपका एशिया पैसिफिक रीजन में। अब फंक्शंस क्या है? एपैक यहाँ पर हेल्प कर रहा है सभी रेजिडेंट्स को एशिया पैसिफिक रीजन के कि पार्टिसिपेट करो आप ग्रोइंग इकोनॉमी में, और यहाँ पर डिजिटल स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करो रूरल कम्युनिटीज के लिए, हेल्प करो इंडिजिनियस वुमेन को कि वो किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर पाएंगी। अब यहाँ पर जो इम्पैक्ट है हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए उसको रिकॉग्नाइज करना है, इम्प्लीमेंट करना है इनिशिएटिव्स ताकि हम एनर्जी एफिशिएंसी को इंक्रीज करें और सस्टेनेबल मैनेजमेंट कर पाए फॉरेस्ट एंड मैरीटाइम रिसोर्सेज का। इसके अलावा यहाँ पर मरीन रिसोर्सेज का, इसके अलावा यहाँ पर हमें जो हमारे मेंबर्स हैं, ठीक है, वो किस तरीके से डील कर सकते हैं नए चैलेंजेस जो भी रीजन के इकोनॉमिक वेलबींग के सामने आ रहे हैं, उसकी भी बात की जा रही है। तो बेसिकली एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर में कॉर्पोरेशन में क्या हो रहा है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसमें आपका ये स्टैब्लिश हुआ 1989 में, हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। 21 पैसिफिक रिम इकोनॉमीज जैसे चाइना, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, रशिया, वियतनाम, कनाडा, ये सब देखने के लिए मिलते हैं, ताकि हम फ्री ट्रेड को और यहाँ पर आपका इकोनॉमिक ग्रोथ को अक्रॉस द रीजन प्रमोट करें। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी, क्राइसिस कॉर्पोरेशन, इसकी बात की जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पर अब आप इसके मेंबर्स दे सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्रूने, दारूसलेम, कनाडा, चिली, पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, हांगकांग, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनिया, पेरू, फिलीपाइंस, रशियन फेडरेशन, सिंगापुर, चाइनीज तैपी, थाईलैंड, यूएसए, वियतनाम, ये सब इसके मेंबर हैं। ठीक है, ये हांगकांग चाइना क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि वन नेशन वन चाइना से पहले हांगकांग जो है वो अलग से आता था, तो इसी वजह से यहाँ पर चाइना के लिए अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। जैसे ताइपी जो हो गया वो एक अलग रीजन है जिसको चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया है। अब इंडिया ने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया है कि भाई मुझे भी मेंबरशिप दे दो एपैक में, और इनिशियल सपोर्ट मिला भी था इसको यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, पैपुआ न्यू गिनिया से। ऑफिशियल्स ने ना अलाउ करा कि नहीं हम इंडिया को अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि इसका बॉर्डर नहीं है पैसिफिक ओशन के साथ में, और बाकी सभी करेंट मेंबर्स का है। तो इंडिया को बोला गया कि तुम एक काम करो, ऑब्जर्वर बन जाओ, और ऐसा यहाँ पर 2011 में पहली बार बोला गया। फिर आता है आपका सेंट्रल एशिया रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, तो स्टैब्लिश किया गया 1997 में बाय एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्यों लेकर आए? ताकि हमारी जो कंट्रीज हैं सेंट्रल एशिया में और नियर बाय पार्ट जो है फ्रांको एशिया और साउथ एशिया के बीच में, उनके बीच में इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को बढ़ाया जाए। तो इसके ऐसे 11 मेंबर्स हैं, अफगानिस्तान, अजरबैजान, चाइना, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, मंगोलिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है, फिर उसके 6 पार्टनर इंस्टीट्यूशंस हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सेक्रेटेरिएट, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, यूनाइटेड स्टेट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक। तो ये 6 इसके यहाँ पर मेंबर्स हैं। फोकस इसका रहता है कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स बनाए जाएं, जैसे रोड्स, रेलवे, पाइपलाइंस, ट्रेड और एनर्जी कॉर्पोरेशन कैसे बनाए, साथ में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आपके सेंट्रल एशियन स्टेट्स के बीच में किस तरह लाई जा सकती है। तो इन सब के बारे में हमारा कार्य जो है वो बात करता है। ठीक है, याद रखना ये एक एडीबी लेड इनिशिएटिव है। ओके, इसी के साथ में हमारे पास में जितने भी रीजनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो सभी कवर हो जाते हैं और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। काफी ज्यादा थियोरेटिकल है इन चैप्टर्स को, इस चैप्टर को पर्टिकुलरली मैं यही बोलूंगी कि आप या तो इसको बिल्कुल जैसे प्रिपरेशन मान लो आरबीआई की शुरू कर रहे हो और अभी 1 साल है पढ़ने के लिए, तो इसे कंप्लीट कर लो जिससे कि करंट अफेयर्स में कुछ भी आए तो आपको जाकर चेक नहीं करना पड़े कि अच्छा आयोरा क्या होता है ना, या बिम्स्टेक क्या है। या फिर अगर आपका आरबीआई का एग्जाम है 1 महीने के अंदर, तो कोशिश करो इसे लास्ट में पढ़ो जब आप अपने करंट अफेयर्स वगैरह सब कंप्लीट कर लो, एज फिर उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।